रिकैप कर लेते हैं कि हमने जिस वेले का सेशन शुरू किया तो ऐसा बात रखी कि हम शिविर कर क्यों रहे हैं, पहले ये भी एक बार उसकी गंभीरता को देख लेना। अगर वो समझ में ना आए तो कई बार ऐसा भी लग सकता है कि ये सब कुछ ठीक ही था, तो एक अच्छा समय लगा ले हम बेशक 2-3 घंटे कि सब कुछ ठीक नहीं है ना। ये जो है देखना बड़ा जरूरी है। और जो गलतियां हो रही है वो कोई ऐसा नहीं है कि हल्की फुल्की गलती हो रही है, गलती तो बड़ी भयंकर गलती जो है वो हो रही है। मतलब अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि पूरी प्रकृति ने लाखों करोड़ों साल मेहनत करके ये 4 अवस्थाओं के रूप में एक समृद्ध धरती जो है वो प्रस्तुत की मानव के रहने लायक, और हमने पिछले 150 साल में बड़ी मेहनत से इसको नष्ट करने का पूरा अरेंजमेंट कर लिया, और हमने अपने को सबसे विकसित मान लिया, है ना। हम सबसे विकसित है या हमें सबसे विकसित होने का पोटेंशियल है, पोटेंशियल है ना। उस पोटेंशियल को रियलाइज करना है। तो ये कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता के रूप में 2 वरदान हर मानव के पास में है, हर मानव के पास में है, मतलब पूरी मानव जाति के पास में है। इसी को ही लगा करके हमने अभी तक जो गलतियां की वो की, और एक बार समझ में आ जाएगा तो हम अपना सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज करना है, चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। मतलब जैसे हम लोगों ने बड़ी आसानी से पिछले साल देखा कि जैसे ही कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा तो 1 महीने के अंदर अंदर सारी हवा, सारी नदियां, सब कुछ जो है वो साफ हो गए। अदरवाइज हम कितनी मेहनत करके जो है वो पहले इनको गंदा कर रहे थे और फिर इतनी मेहनत करके इनको साफ करने की भी कोशिश कर रहे थे। हमारे एक साथी हैं वो शिविर लेते हैं, अशोक गोपाला जी, मैं उनका सुन रहा तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने एक बार कहा कि हमें नदियों को साफ करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम केवल उन्हें गंदा मात्र ना करें, है ना। साफ तो वो प्रकृति अपने आप में काफी सुंदर व्यवस्था है, और उसमें हम थोड़ा बहुत प्रदूषण डाल भी देते हैं तो प्रकृति उसको हैंडल भी कर लेती है। लेकिन हमने इतना मैथमेटिक्स और साइंस समझने के बाद में इतना उसमें गंदगी डालनी शुरू कर दी कि अब उसके बस की भी नहीं है और मानव के बस की भी नहीं है। हाँ जी सर, जो आपने लॉकडाउन की बात की तो इसमें जो हमारे विचारों में अस्थिरता है उस पे भी लॉकडाउन जरूरी है ना। तो अगर हम जो अस्थिर विचार हैं जो हमें किसी निर्णय पर नहीं पहुंचने दे रहे, तो क्यों ना हम कुछ टाइम तक अपने उन पर लॉकडाउन लगा दें। और जैसे अपना हैप्पीनेस का अब ये चला हुआ है प्रोग्राम, तो हम ये एज ए लॉकडाउन का आनंद लेके, और जो स्कूल का लॉकडाउन लगा है, हम स्कूल में जाते रोजाना, तो उसका लॉकडाउन के बाद में हम यहाँ आए हैं, तो हमें अब इस लॉकडाउन की जो हवा है जो बहुत शुद्ध है शायद यहाँ की, है ना, और विचार भी हमारे कुछ चेंज होंगे। जो हम ये सोचते थे कि यहाँ कुछ नहीं होना, क्यों जाए यहाँ, क्या फ़ायदा, हमारे बच्चों का क्या होगा, तो उसके लिए ये इस लॉकडाउन का हमको आनंद लेना चाहिए। वो लॉकडाउन का आनंद ले, और जो यहाँ पर लॉक लगा हुआ है ना, इसको खोलने की जो है वो जरूरत है। ये खजाना हमारे पास में है, ये भी बेचारा लॉकडाउन में ही सदियों से, हाँ, ये एक बार इस तरफ हमारा ध्यान चला जाए, गलतियां हो रही है तो भी इसी की वजह से हो रही है, और ठीक होगा तो भी इसी की वजह से होगा। और ये हर मानव के पास में असीम पोटेंशियल है ना। यही ज्ञान अवस्था को, मानव को जीवावस्था से अलग करता है, यही इनमें मेन भिन्नता भी है। इसको हम बड़े स्पष्ट रूप से एक बच्चा भी देख पाता है, बशर्ते हम देख पाए तो बच्चे का भी ध्यान आकर्षण जो है हम इस तरफ कर सकते हैं। इनमें 1-2 चीजें जो है वो और पूरी कर लेते हैं, ये डायग्राम पूरा बनता है। धरती पर 4 अवस्थाएं आ गई। अब ये देखें कि मानव का जीना कैसे है। तो मानव जो है, मानव का जीना भी जब हम देखते हैं, ये वाला पेन अच्छा है, ये इस तरह के और नहीं है क्या?
आपको देखने में कौन सा ठीक लग रहा है? ये वाला ना? नहीं, व्हाइट बोर्ड ही है। तो अब जब मानव को देख रहे हैं तो एक तो हमने ये बोला था कि हमारे जीने के ये 4 स्तर हैं, है ना? इन 4 स्तर में हमने प्रकृति को भी इंक्लूड किया था। अब प्रकृति तो आ गई यहाँ पर अलग से, ये सब ही प्रकृति है। एक्चुअली मानव भी प्रकृति का पार्ट ही है, लेकिन इसको हम शेष प्रकृति कह सकते हैं। तो अब मानव को देखें तो मानव का जीना जो है, अब हम यहाँ पर एक अलग तरीके से देख लेते हैं कि स्वयं में जीता है, परिवार में जीता है, समाज में जीता है, और हमारे क्या है, अब एक और चीज यहां पर लिख देते हैं, मानवकृत व्यवस्थाएं। मानव का जीना जो है ना, मानव की परस्परता में जब है तो इस तरह से ये शेष प्रकृति के साथ में ऊपर हो गया, और मानव की परस्परता में जो है स्वयं में हूं, परिवार में हूं, समाज में हूं, और ये जिसको मानवकृत व्यवस्थाएं कह रहे हैं, ये जितने भी मैन मेड सिस्टम्स जिनको हम कहते हैं, हमने स्कूल शिक्षा व्यवस्था बनाई, स्वास्थ्य व्यवस्था बनाई, सुरक्षा व्यवस्था बनाई, आवास व्यवस्थाएं बना रहे हैं, तो ये सब कुछ क्या है? ये सब मानवकृत व्यवस्थाएं हैं। मानव निर्मित कह सकते हैं, मानवकृत कह सकते हैं। ये चारों का भी आपस में एक दूसरे के साथ में अंतर संबंध तो है ही। तो एक सवाल ये उठता है एक तरफ ध्यान ले जाने के लिए कि भैया चलो मानव से गलती हुई, बाकी 3 अवस्थाओं का ध्यान नहीं रखा, कम से कम आपस में तो एक दूसरे के साथ में मौज मस्ती ठीक से हो पा रही हो तो भी लगे कि भैया ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब देखने जाते तो पता चलता है कि मानव स्वयं में भी परेशान है, परिवार में भी जो है वो परेशानियां जो है वो हमने देखा, कहीं कम कहीं ज्यादा कुछ कुछ है। उसको डिटेल में जब परिवार में व्यवस्था में जाएंगे तो देखेंगे, लेकिन बीच में अपने में एक्सप्लोर करते रहें कि परिवार में जिस तरह की मधुरता की मैं अपेक्षा करता हूं वैसा मेरा परिवार है या नहीं, वैसा मेरे आसपास के परिवार दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, इस तरफ अपना ध्यान बना रही। फिर समाज में भी हमने देख लिया कि वातावरण जो है वो भय वाला, शोषण वाला और ऐसा जो है वो बना हुआ है। और ये जितनी मानवकृत व्यवस्थाएं हैं ये भी हमारे को कोई बहुत अच्छा जो है वो रिजल्ट नहीं दे पा रही हैं, हमें भय से मुक्त कर पा रही हो, ऐसा नहीं है। मतलब आप लोग भी जैसे कल अपनी शेयरिंग कर रहे थे परिचय के टाइम के ऊपर, तो जिन व्यवस्थाओं के आप ही पार्ट हो वहां पर भी एक दूसरे के साथ में शिकायतें जो है वो भरपूर मात्रा में बनी हुई है। तो कई बार तो मैं बैठकर सोचता हूं तो मुझे ऐसा भी ध्यान जाता है, अलग अलग तरीके से हम चीजों को देखते हैं। एक ऐसा भी देख सकते हैं कि एक्चुअल में जो ये व्यवस्थाएं हैं हम इनको कह क्या रहे हैं व्यवस्थाओं को। तो अगर हम जैसे पूरे भारत देश को देखते हैं तो भारत देश की पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़ के आसपास। इसमें सरकारी नौकरी वाले लोग कितने होंगे? मतलब परसेंटेज में बोलते 2-4% होंगे, 5% होंगे, चलो 5% होंगे। तो ये पूरी जनसंख्या है, और इसको हम कह सकते हैं ये जो बीच में है ये है व्यवस्थापक पक्ष। ये कितना है आप बता रहे हैं? अंदाजा ले लेते हैं, कुछ कम ज्यादा भी हो कोई बात नहीं। 5% क्या है, और बाकी 95% को हम कह देते हैं प्रजा पक्ष। ऐसा भाषा के लिए हम यूज कर लेते हैं। अब ये व्यवस्थापक पक्ष का काम क्या है? व्यवस्था बनाना सर, हर तरीके की व्यवस्था। तो व्यवस्थापक पक्ष में बेसिकली मूल अवधारणा जो है ना वो ये है कि भैया हम समझते हैं ये जितने भी लोग व्यवस्था पक्ष में जुड़े, इसको अगर अपनी हम कल्पना में सोचने की कोशिश करें तो ऐसा निकल कर आता है कि जो भी लोग व्यवस्था पक्ष में जुड़ रहे हैं या अपने आप को एज ए व्यवस्थापक व्यवस्था पक्ष में भागीदारी के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, फाइनली उनका सिलेक्शन हो जाता है और उनकी नौकरी लग जाती है, ये सब लोग अपने में ये क्लेम कर रहे हैं कि भैया हम जानते हैं कि व्यवस्थाएं कैसे चलती हैं, तुम बाकी के 95% ना अपने अपने काम करो, तो अपनी खेती करो, अपनी दुकान चलाओ, अपनी फैक्ट्री चलाओ, अपना बिजनेस करना है वो करो, तुम बाकी अपने अपने कामों में
लगे रहो। ये व्यवस्थाओं वाला काम जो है ना, कितने स्कूल चाहिए, स्कूल में टीचर कैसे लगेंगे, कितने अस्पताल चाहिए, उनमें डॉक्टर कैसे लगेंगे, इन सब के लिए तैयारी का क्या सिस्टम होगा, देश की सुरक्षा के लिए कितनी फौज चाहिए, उनकी तैयारी का क्या सिस्टम होगा, ये सब हमारे पे। यही व्यवस्थापक पक्ष का काम है कि कुछ और है? सारा व्यवस्थापक पक्ष जो है वो यही है कि भैया तुम 95% अपने अपने काम में लगे रहो, ये इतना जो जितने काम हमने गिनाए ये वाले काम हमारे पे छोड़ दो। और इस हिसाब में अगर किसी को कोई शिकायत होगी तो हम हैं तुम्हारी शिकायत को भी। तो कम से कम व्यवस्थापक पक्ष आपस में तो ठीक ठाक से जी पाए, रह पाए, ये तो मिनिमम योग्यता व्यवस्थापक पक्ष की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, है ना? इसके बाद में ये मार्गदर्शन करे कि भैया तुम आपस में ठीक से नहीं जी पा रहे, हम तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं। अभी काफी बार तो देखने में ये लगता है जैसे आप भी अपने अपने इंस्टीट्यूशंस का हाल बताते हैं, ये व्यवस्थापक पक्ष आपस में भी ठीक से नहीं जी पा रहा है। व्यवस्थापक पक्ष में भी जो जितने भी काम करने वाले, भागीदारी करने वाले लोग हैं, इन्हीं को एक दूसरे से शिकायत है। एचओएस के शिविर करते हैं तो उनको टीचर से शिकायत रहती है, टीचर के शिविर करते हैं तो उनको एचओएस से शिकायत रहती है। टीचर कहते हैं एचओएस का कराओ, उनको ज्यादा जरूरत है। जब एचओएस का कराते हैं तो कहते हैं भैया तुम टीचर का ठीक से करा दो। आमने सामने तो रोज बैठते हो, उसमें हमारी क्या जरूरत है ना? तो कह क्या रहे हैं कि भैया ये जब इतना बड़ा देखो इतना तामझाम बना है, तो ये व्यवस्थापक पक्ष जो है इससे जनता को उम्मीदें हैं, है ना? कि भाई हमसे भी एक आदमी का पड़ोसी, ए का पड़ोसी है बी, ये एक दूसरे के साथ में ठीक से नहीं जी पा रहे हैं, तो ये व्यवस्थापक पक्ष के पास में आते हैं। बी कहता है ए मेरे को तंग कर रहा है, ए कहता है मैं तो तंग नहीं कर रहा। व्यवस्थापक पक्ष कहता है कि भाई हमें मालूम है कि क्या ठीक होता है क्या गलत, हम बताएंगे। तो कम से कम इनको ठीक गलत का मालूम हो, और ये 5% आपस में तो कम से कम ठीक से रह पाए। मैं इतनी यूनिवर्सिटीज में मैंने वर्कशॉप्स किए है ना, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी किए, और आपका विभाग भी देख रहा हूँ, हर जगह पे पूछ लेता हूँ कि भैया आपके यहाँ पे कोई यूनियन या एसोसिएशन है टीचर्स वगैरह की? हर जगह पे निकलती है। फिर मैं कहता हूँ भाई तुम्हारे कोई केसेस वगैरह भी चलते रहते हैं, कोर्ट केसेस अपनी मैनेजमेंट के साथ में? हर जगह पे निकलते हैं, आपके भी चलते होंगे, चलते हैं, ठीक है? तो व्यवस्थापक पक्ष के ही जो लोग हैं यही एक दूसरे के साथ में कोर्ट कचहरी से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो नो वंडर के जो बाकी है वो भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि पूरे समाज का रिप्रेजेंटेटिव वर्ग जो समझदार वर्ग है ये तो व्यवस्थापक पक्ष था। तो बाकी समाज की दुर्गति क्या होगी इसका अनुमान हम लगा ही सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से हम इसको देख पाए कि जिसको हम चाहते थे व्यवस्था, हम जो बार बार कह रहे हैं कि व्यवस्था चाहिए, व्यवस्था हम चाहते हैं, एक्चुअल में व्यवस्था से ना एक निश्चितता की अपेक्षा रहती है, एक निश्चित आचरण की। इस निश्चितता से और निश्चित आचरण से मानव में विश्वास आता है, और मानव विश्वास पूर्वक सुखी होता है। हमें शेर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, शेर बड़ा खूंखार है, लेकिन फिर भी हमने उसकी खूंखारपन के भी एक निश्चित आचरण के रूप में जब पहचान लिया तो उसको हैंडल कैसे करना है ये भी हमको, है ना? उससे हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने देख लिया कि भैया इससे कितनी दूरी बनाकर रखनी है, इसका आचरण ऐसा है, जैसा जिसका आचरण है उसमें निश्चितता रहती है, तो हम उसके साथ में जीना सीख लेते हैं।
मानव के आचरण में समझ नहीं आती कब क्या कर जाएगा। ये जो है ना, ये सबसे बड़ी समस्या है। मानव के आचरण में अभी निश्चितता की अपेक्षा है। एक कोई इस तरह का भी मानव का आचरण होता है जिसकी हम सबको अपेक्षा है। कल भाई जी एक शेयरिंग कर रहे थे, पता नहीं आप इधर बैठे हुए थे कौन थे, कि एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन ही मत रखी जाए। ये सबसे अच्छा एक फॉर्मूला है ना, ऐसा भी। हाँ, कोई बात नहीं, तो उसको अपने में बार बार एक्सप्लोर करके देखा जाए। नेगेटिव नहीं, क्या ये व्यवहारिक भी है कि नहीं है? किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ना रखो। साथ वाला मेरे साथ में चल रहा है, धक्का दे दिया, मेरे पैसे छीन लिए, कोई बात नहीं, मेरे को किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो जैसे ही हम इसको एक्सप्लोर करते हैं तो हम बड़ी क्लियरली देख पाते हैं कि हमें हर एक आदमी से सही आचरण की अपेक्षा रहती ही है। हम चाहकर भी इसको डिसमिस नहीं कर सकते। तो अपेक्षाओं को भी कई अलग तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है। अभी क्योंकि हम लोगों ने इन सब चीजों की डिटेल में देखा नहीं है, आगे चलेंगे अगले 7 दिनों में तो इसको बिल्कुल प्रिसाइजली डिटेल में देखेंगे। किस तरह की अपेक्षाएं हैं जिनको मैं ऐसा कह सकता हूं कि भैया मैं रखूं या ना रखूं, या अनिश्चितता भी चलेगी। किस तरह की अपेक्षाएं हैं जो कि यूनिवर्सल अपेक्षाएं हैं, निश्चित अपेक्षाएं हैं। हर मानव को, हर मानव से वो अपेक्षाएं रहती हैं। वो किसी को बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे तुमसे ये अपेक्षा है। ये बिना बताए ही एक मानव को इतना समझ होना चाहिए, ऐसी हमारी अपेक्षा है। तुम्हें ये भी नहीं पता, ऐसा कई बार बनता है हमारे पे। जैसे हर जगह पे आप रहते हैं तो हर जगह पे RWA बनी रहती होगी दिल्ली में, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, सब रेजिडेंट्स जो उसके मेंबर रहते हैं। अभी पीछे हमारे यहाँ पे एक फोटो डाल दी किसी ने, तो ये मेरे घर के बाहर ऐसी गाड़ी किसी ने खड़ी कर दी और पता नहीं किसकी गाड़ी है कि पूरी रोड ब्लॉक हो गई है। और मैं आसपास के 4-6 घरों में तो दरवाजे खटका के पूछ चुका हूं कि किसकी है, तो पता नहीं चल रहा। तो उसने फोटो ही डाल के ना RWA ग्रुप में कि किसी की है तो प्लीज हटा दो। 2 घंटे बाद फिर से मैसेज आया, अभी तक किसी ने हटाई नहीं है। फिर उसका 2 घंटे बाद आया कि मैं थोड़ा दोपहर को सोया था तो गाड़ी, अब गाड़ी कोई कहीं पे खड़ा कर जाए, हमें क्या अपेक्षा ऐसी रहती है कि नहीं रहती कि सही जगह पर गाड़ी पार्क की जाए? रहती ही है। क्या हम इन अपेक्षाओं से छूट सकते हैं? नहीं। तो क्या है अपेक्षाओं का भी एक कैटेगराइजेशन, इसको भी जांचना बड़ा जरूरी है। नहीं तो ना हम 2 एक्सट्रीम्स के बीच में झूलते रहते हैं। या तो अति अपेक्षा में चले जाते हैं, ओवर एक्सपेक्टेशन से, और या फिर अपेक्षा शून्य हो जाते हैं कि भाई मुझे तुमसे तो कोई अपेक्षा नहीं रखनी है। फिर उसमें भाषा ये बनती है, मैंने तो उसकी फाइल ही बंद कर दी। है ना? फिर ये बनता है, बहुत देख लिया उसको, तो पहले बहुत अपेक्षाएं रखी थी, फिर बहुत धाराशायी हुए, अब अपेक्षा शून्य कर दी है। तो ना अति अपेक्षा रखनी है, ना अपेक्षा शून्य होना है। अपेक्षा शून्य होना भी व्यवहारिक नहीं है, अति अपेक्षा भी व्यवहारिक नहीं है, ठीक भी नहीं। तो कुछ बीच में एक संतुलन बिंदु आता है जिसको बड़ी क्लियरली पहचाना जा सकता है ना। इसको जब हम संबंधों में बात करेंगे, लेकिन क्या रहे हैं यहाँ पर, बात निश्चितता से हुई थी कि शेष प्रकृति में निश्चितता है, इसलिए हम शेष प्रकृति के साथ विश्वास पूर्वक जी पा रहे हैं। विश्वास बड़ी चीज है। मानव विश्वास पूर्वक ही सुखी होता है। विश्वास नहीं कर पाते तो सुखी नहीं हो पाते। संबंधों में भी देख ले बेशक किसको, जिस पे विश्वास नहीं कर पाते उसकी याद आने से भी हार्ट बीट बढ़ जाती है। कई बार तो मैंने ऐसा भी महसूस किया, मतलब अपने में भी जांच कर देखे। काफी बारी संबंधों में जब इस तरह से रहता है तो मतलब ख्याल आते हैं नेगेटिव वाले, कोई पुरानी घटना याद आ गई और फिर वो पता चला कि भैया ये कहां से कहां चला गया मामला।
कर नहीं रहा है, किया 2 साल पहले था, दुखी अभी भी हो रहा हूं। करने वाले ने एक बार किया, मैं उसको 1000 बार याद करके दुखी होता हूं, हो सकता हूं। तो ये जो निश्चितता है ना, निश्चित आचरण की, ये मानव में जो है ये निश्चितता नहीं है। इसीलिए बच्चों के साथ भी कैब में बैठ जाओ तो बता देना, कहां तक पहुंचे तो बता देना, पहुंच जाओ तो बता देना, ये बताना ही जो है ये निश्चितता नहीं, क्योंकि कैब ड्राइवर का आचरण निश्चित नहीं है। कहीं पे भी ये जो है मतलब सारा का सारा जितना देखे वो निश्चितता जो है, ये अनिश्चितता जो है, ये हमारे दुख का कारण है। तो मानव के आचरण में भी डाइवर्सिटी रहेगी, सब लोग मैकेनिकल नहीं हो जाएंगे, सब एक ही तरह का दिनचर्या करेंगे, एक ही तरह के कपड़े पहनेंगे, एक ही तरह का खाना खाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ मूलभूत अपेक्षाएं हैं जो कि मानवीयता को डिफाइन करती हैं, जो ह्यूमेननेस को डिफाइन करती हैं, उसको पहचाने बिना जो है वो काम नहीं चलता है। तो ये हमको, क्योंकि हमें मानव नहीं समझ में आया है, मानव ही कल्प्रिट है, ये जो हम इसको जो पहचान रहे हैं, तो मानव को समझना जो है ये हमारा जरूरी है, क्योंकि गलती भी सारी की सारी जो हो रही है वो मानव से ही हो रही है। जितना भी असंतुलन हो रहा है धरती पर, वो ये बाकी की 3 अवस्थाएं नहीं कर रही है। कौन कर रहा है? मानव ही कर रहा है। इतना जो है हमने बात की थी। एक छोटा सा डायग्राम और बनाएंगे और फिर हम अब जो है 2 चीज मेरे को रखनी है, फिर हम सीधा कंटेंट पे चलेंगे। एक, इसको ऐसे रख सकते हैं कि जैसे थोड़ी देर पहले बात हुई थी मॉर्निंग सेशन में कि हमारे यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है अंदाजन? 72 साल। तो कुछ ऐसे 70-72 ऐसा जो है वो मेरे को जानकारी में इतना ही होगा। तो कोई नहीं, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, 68 बोलना है 68 बोल दो, 65 बोलना है, मतलब एक कहीं पे इस तरह से। इसमें से हम लोग आमतौर पर हमने अपना और अपने आसपास भी जब हम देखते हैं तो बच्चे शिक्षा में कितना समय लगा रहे हैं, कितनी उम्र तक बच्चा पढ़ रहा है आजकल? कोई 20 तक, कोई 25 तक, कोई थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, मोटा मोटा सा कहे तो 1/3 ऑफ द लाइफ स्पैन जो है ना एजुकेशन एक मानव का किसमें जा रहा है? ठीक हो गया इतना? 1/3 ऑफ द लाइफ स्पैन जो है वो हमारा स्टडी के लिए जा रहा है, एजुकेशन में जा रहा है, शिक्षा में जा रहा है। हम इतना समय शिक्षा में क्यों लगा रहे हैं? सोचते तो ये 2/3 बच्चे है ना, चीजें ठीक हो जाए, बच्चा खुद भी ठीक से जी पाए और बाकियों के साथ भी ठीक से जी पाए। लेकिन अभी हमने पिछले 2 घंटे में देखा क्या है कि इतनी मेहनत होने के बावजूद भी रिजल्ट के रूप में जब देखते हैं तो खुद का भी ठीक से जीना तसल्ली बख्श नहीं बनता है और दूसरों के साथ भी ठीक से जीना जो है वो भी ठीक से नहीं बन पा रहा है। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट जो है वो नहीं आ रहा है, और जब ठीक से नहीं बनता है फिर हमें लगता है कि अब इसको समझाने की जरूरत है। जब हम किसी 40 साल वाले को समझाने की बात करते हैं कि भैया इसको समझाओ, जब आप कहते हैं कि एचओएस को समझाओ, तो इसीलिए एचओएस को समझाने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि जब वो 25 साल तक किसी स्कूल कॉलेज में था तब तक उसको समझाया नहीं गया ठीक से। जितना समझने समझाने का काम था वो एजुकेशन में पूरा हो गया होता, वो पूरा हो गया होता एजुकेशन में, तो एजुकेशन से बाहर आने के बाद में किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक्चुअल में पर्पस एजुकेशन का यही था कि आपकी जिंदगी की तैयारी हो जाए, है ना? आपकी जिंदगी की तैयारी हो जाए, और जिंदगी की तैयारी जो है वो हुई नहीं है। मतलब प्रोफेशनल लेवल के ऊपर इंस्टीट्यूशंस में जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, काफी बार तो घरों में भी बड़ी क्लियरली ऐसा दिखता है कि बच्चे की पढ़ाई हो गई पूरी, 22-25 साल में जितना भी है, उसने कोई जॉब वगैरह शुरू कर दी और फिर हो गई उसकी शादी, ठीक है, और फिर शादी के बाद का उसने देखा तमाशा,
और फिर वो कहते कि अरे इस चीज की तो मेरी तैयारी हुई नहीं थी। आपने जितनी मर्जी पढ़ाई कर ली, वो जो शादी के बाद वाला जो तामझाम है उसकी तैयारी तो इस पूरे 25 साल में हुई नहीं है। तो बच्चा जो है उस टाइम पे जो है वो बड़ा परेशान रहता है। अपने आसपास हम काफी इस तरह के केसेस घरों में भी, घरों के आसपास देखें तो क्लियरली देख पाते हैं। पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कि कहीं कहीं पर देखने को मिले। तो ये इतनी पढ़ाई कर ली और आप सब तो व्यवस्थापक पक्ष के हो, वैसे भी समझदारों के भी समझदार ही है ना। तो वहां पर भी जब इतनी पढ़ाई के बाद में जब इस तरह के चैलेंजेस आते हैं तो ऐसा लगता है कि भैया जिंदगी की तैयारी करने का कंटेंट जो है ना वो कुछ ना कुछ ऐसा था जिसकी शिक्षा में समावेश होने की जरूरत थी, वो छूट गया कहीं पर। तो शिक्षा के पर्पस क्या है इसको एक बार देख लेते हैं। तो यहां पर प्रस्ताव रूप में ये कह रहे हैं कि शिक्षा के 3 मेन पर्पस के रूप में हम देख सकते हैं। शिक्षा का आउटकम अगर हम देखें तो इन रूप में हम कुछ कुछ देख सकते हैं। एक है स्किल्स वाला काम। हम शिक्षा में चाहते हैं कि स्किल्ड प्रोफेशनल्स बाहर निकल कर आए शिक्षा से, है ना। डॉक्टर निकले तो उसको डॉक्टरी आती हो, इंजीनियर निकले तो उसको इंजीनियरिंग आती हो, है ना? ये हमारी एक एक्सपेक्टेशन रहती है। इसमें शिक्षा में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। फिर एक दूसरी चीज है, उसको कहते हैं जानकारी, सूचना, इंफॉर्मेशन। कि भाई आप जिस ज्योग्राफी में रहते हैं, जिस धरती पर रहते हैं, इसके बारे में भी आपको सूचनाएं होनी चाहिए ना। जो भी हमारे भारत का भी जो ज्योग्राफी का जैसे है, पूरी दुनिया का भी है, हम बच्चों को ये सब कुछ बताते हैं। और फिर एक जो है वो आता है मानसिकता वाला पार्ट, माइंडसेट। इसका भी शिक्षा में काम होने की जरूरत है, इस पर भी कि नहीं है? ठीक है। और इस पे बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। और इसमें अगर मूल में देखें तो मध्यस्थ दर्शन में, जीवन विद्या में ऐसा कह रहे हैं कि माइंडसेट को भी ना बड़ी प्रिसाइजली हम 3 डायमेंशंस में देख सकते हैं। जब माइंडसेट की बात कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? तो मानसिकता क्या है? एक है धन के प्रति मानसिकता, हम स्किल्स के माध्यम से आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, ऐसा तो हम चाहते ही हैं, पैसा कमा पाओ। लेकिन गलती से हो क्या रहा है कि पैसा कमाना ही मेन पर्पस रह जाता है, उसके लिए जो भी करना पड़े वो बच्चे कर रहे हैं। ऐसा हम अपने समाज में देख रहे हैं। यही ऐसे हमको लगता है कि भैया यही भ्रष्टाचार और शोषण के रूप में आ रहा है सामने। ये हमको ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि पैसा कमाने के लिए फिर जिसको जो लगता है करना है वो कर डालता है। तो धन के प्रति मानसिकता वाला पार्ट जो है ना, हम पूरी शिक्षा में हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि नहीं की जा रही, ये आप बेहतर जानते हैं। कम से कम रिजल्ट के रूप में तो कुछ नहीं निकल कर आ रहा है सामने। ठीक हो गया। एक दूसरा वाला मानसिकता का पार्ट है, वो है स्त्री पुरुष संबंध के प्रति मानसिकता। जितना हम अभी सवेरे दीदी बता रही थी कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो काफी कुछ जो है मतलब अपने आसपास देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं। और देखे तो हमने जितना वो रामायण महाभारत की कहानियां सुनते हैं तो वहां सबसे भी वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो भी परिवारों में और समाज में होता हुआ सबसे कहानियां चल रही हैं और अभी तक चली आ रही है। क्या हो रहा है उसमें? इसके प्रति हम सही मानसिकता जो है ना वो डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। और काफी बार जो है वो पति पत्नी संबंधों के बीच में भी काफी सारे केसेस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के सुनते हैं। कई बार कोई साथ
या ना एक स्पाउस जो है वो जेल जाता है, कई बार नहीं जेलता है, लेकिन ये वाली चीजें भी जो है ये काफी कुछ जो है गलतियां अपने आसपास होती हुई दिख रही, क्योंकि इधर इस मानसिकता पे कोई काम नहीं हुआ है। तो मानव सुखी होना चाहता है, उस सुखी होने में धन का एक रोल है, और स्त्री पुरुष संबंध को भी सुखी होने के माध्यम से जब देखते हैं तो आदमी इधर भी जो करना चाहता है वो कर लेता है। जितने हम लोग देख रहे हैं सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह के केसेस बढ़ रहे हैं, और फिर सरकार भी जो है वो सख्त से सख्त कानून जो है वो उसके प्रति ला रही है, तो वो सबकी भी जरूरत, क्योंकि जो चीजें बढ़ रही हैं और दिख रहा है और हैंडल नहीं हो रही है, तो उसके लिए फिर सरकार अपने तरीके से जो सोचती है कि भैया इसके कानूनों में सख्ती लाई जाए, कुछ किया जाए, जैसे भी किया जाए, जो कुछ भी है, तो जो है हम उसको क्लियरली देख पाते हैं। ये एक मानसिकता वाला पार्ट है जो पूरी शिक्षा में हैंडल नहीं हो रहा। और फिर तीसरा जो आता है वो आता है प्रकृति और मानव के प्रति मानसिकता। तो या मैं सुखी रहना चाहता हूं और चाहता हूं कि जितने लोगों को मैं अपना मानता हूं, मेरे परिवार के लोग हैं, इनको जो है वो सुखी करना है। तो जितना अपनेपन का दायरा देखता हूं वहां तक गलती ना हो, इतना ध्यान तो रहता है। जो उस अपनेपन के दायरे के बाहर है उसके साथ में जो भी होता रहे। तो काफी बार तो मैं देखता हूं, कई बार एग्जाम्पल्स के रूप में, हम जिनको विकसित देश कहते हैं, आप स्कूल में पढ़ाते हैं डेवलप्ड कंट्रीज, तो डेवलप्ड कंट्रीज क्या है, कौन कौन सी है? ये जैसे यूएस और यूरोप के काफी सारे देश हैं, और है ना, इन सबको हमने कैसे विकसित देशों के रूप में पहचाना है, इनका नामकरण विकसित देश किया है और इनको रोल मॉडल के रूप में। अब मैं कई बार बैठकर सोचता हूं, और आप भी बैठकर देखिए इसको, कि जब से ये इंडस्ट्रीज का काम शुरू हुआ पिछले 100 साल में, तो सबसे पहले इंडस्ट्रीज वगैरह इन्हीं डेवलप्ड कंट्रीज में, इंग्लैंड में आई, यूरोप में आई, फिर अमेरिका में भी, ठीक है। धीरे धीरे इन लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि भैया ये इंडस्ट्री लगाने के साथ साथ जो है ना वो पोल्यूशन भी, तो धीरे से इन्होंने अपनी पॉलिसीज क्या बनाई कि भाई मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स कर दिया जाए। ऐसा देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स कर दिया जाए। तो जिनको हमने विकसित देश कह रहे हैं, इन्होंने अपने यहाँ पे पॉल्यूशन देखा। मैं एक बार नेट पे रिसर्च कर रहा था, आप भी उसको वेरीफाई कीजिए, जो भी मैं बोलता हूं ना उसको फेस वैल्यू पे मत लिया जाए, उसको वेरीफाई किया जाए। कुछ 1950 के दशक में लंदन में एक साल, पूरे इंग्लैंड में या लंदन में ग्रेट स्मॉग करके जो है ना एक साल आया था, उसको कहते थे, आप कोई सर्च करके आप में से कोई बाद में बता देना कि कौन से साल में था। उसमें काफी हजारों डेथ्स हुई वहां पर। तो जैसे हम यहाँ पर आजकल पोल्यूशन से पीड़ित हैं, 1950 के दशक में इंग्लैंड भी पीड़ित था। तो ऐसे करके इंग्लैंड ने और बाकी देशों ने भी देखा कि भैया ये चीजें तो चाहिए थी, लेकिन वो चीजें बनाने के लिए फिर जो पोल्यूशन आता है ये नहीं चाहिए। चीजें चाहिए, चीजों को बनाने वाला पोल्यूशन नहीं चाहिए। तो मैन्युफैक्चरिंग को किसी दूसरे देश में शिफ्ट कर दिया जाए, तो चीजें वहां से बनकर हमारे पास में आ जाए और पोल्यूशन वहां पर शिफ्ट हो जाए। ये अभी चल रहा है, ठीक है। तो जैसे हमने कहा कि जहां तक अपनेपन का दायरा रहता है वहां पर चीजें ठीक रहे, ये कल्पना में यही चल रहा है। तो वो उन देशों ने अपने अपने देश के, हमारे जो नागरिक हैं उनकी पोल्यूशन से मुक्ति हो, उनको पोल्यूशन ना लगे, तो इसके लिए उन्होंने योजनाएं बना ली। कहां लगे, अब दूसरों के लग जाए, उनका जो होगा वो देखेंगे। वहां के लोगों को ब्रेथलेसनेस होगी, उनको अस्थमा होगा, वहां पे डेथ्स होंगी, वो निपटेंगे, हमारे यहाँ पे चीजें। अब ऐसे सोचने से क्या लगता है कि ये विकसित देश है या ये क्या है ना। इसको मतलब इस एंगल से देखें तो ये विकसित वाली बात तो नहीं लगती है ना। मैं ठीक रहूं, दूसरों की ऐसी की तैसी। तो ये जो हम
कह रहे हैं कि ये मानसिकता वाला पार्ट है ना, ये काफी बार जिनको हमने जितना डेवलप्ड माना या जितना पढ़ा लिखा माना, कई बार वो मानवीयता से अगेंस्ट वाली साइड पे भी लेकर जा रहा है और हमारा ध्यान भी नहीं जाता। आप कुछ कह रहे थे? देखिए, माइंडसेट और साइकोलॉजी दोनों जो है वो मनस्थिति से रिलेटेड हैं। बिल्कुल, तो इनको थोड़ा सा डिफरेंशिएट किस तरीके से करेंगे, ये थोड़ा सा समय दीजिए। ये अभी हम जब शुरू करेंगे ना, तो इस व्यवस्था ये 3 दिन तक इसी की ही बात होगी पूरी की पूरी। ठीक है, अभी हम सिर्फ पहचान जाए कि गैप्स क्या है, कब क्या करना था जो नहीं हुआ, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है। तो कम से कम हम जैसे डॉक्टर के पास में जाते हैं ना, तो कम से कम वो जांच करके बताता है कि भैया शरीर के इस अंग में प्रॉब्लम है, उसके बाद उसको ठीक करने का कार्यक्रम शुरू किया जाए। तो यहां पर भी जो हम यही कर रहे हैं कि एक हमने ये देखा कि पूरी धरती पर जो कुछ भी है उसमें मानव सबसे ज्यादा पोटेंशियल वाला है ना, इसमें असीम कल्पनाशीलता है और काफी कुछ किया भी है, लेकिन गलतियां करने का भी पूरा का पूरा ठेका जो है वो मानव ने ही अपने सिर पे लिया हुआ है। तो विलेन के सबसे विकसित होते हुए भी विलेन के रूप में है। जैसा हमने देखा कि कई देशों को भी हम ऐसा देख पाते हैं कि कहने को विकसित है और काम जो है वो उसको मानवीयतापूर्ण कहे ऐसा कहते हुए बनता नहीं है ना। मानवीयतापूर्ण तो ये होता कि भैया मैं भी ठीक से रहूं और तुम्हारे को भी तकलीफ, ऐसा मॉडल प्रस्तुत कर पाओ तो विकसित होगा ना। मैं ठीक हूं, मेरे को कुछ मजे लेने के लिए कुछ प्रॉब्लम आ रही तो मजे तुम्हारे को शिफ्ट कर देते हैं, है ना, और हमारे यहाँ पर चीजें जो है वो चलती रहे। तो ये जो है अपने आप में इसको विकसित कहा जाए ना कहा जाए, ये आपके अपने सोचने के मुद्दे। तो ये जो था ना, ये शिक्षा में करने का काम था। स्किल्स पे भी काम होना चाहिए, है ना, बेसिक सूचनाएं जो है वो उनके ऊपर भी काम होना ही चाहिए। इन दोनों पे हो रहा है, स्किल्स पे हो रहा है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा भी लगता है कि जिस तरह से हम अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम वगैरह को देखते हैं, तो शायद जितनी हमको स्किल्स की और फर्दर एम्प्लॉयबिलिटी की जो जरूरत थी वो उतना उसको भी फुल कोशिश चल रही है, फोकस एरिया में है, रिजल्ट कुछ आ रहा है, कुछ और भी आ रहा है, जानकारियां हम भरपूर दे रहे हैं। और ये जो था ये एक इंपॉर्टेंट काम था, शायद ये सबसे इंपॉर्टेंट काम था, और यहां पर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। यहां पर नहीं कर पा रहे हैं, इसके रिजल्ट में ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है आ रही। ठीक है, तो एक तो मैं ये वाला पॉइंट आपके सामने रखना चाहता था, और एक बात और रखेंगे और फिर सीधा जो है ना हम कंटेंट को शुरू करते हैं। शिविर क्यों, ये हम शिविर कर क्यों रहे हैं? अभी जितनी बात की हमने ये सारी की सारी इस संदर्भ में की है कि हम ये शिविर क्यों कर रहे हैं। अब थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि अब इस शिविर का फॉर्मेट क्या रहेगा, है ना? शिविर की शैली, शिविर कैसे ऐसे कर सकते हैं, शिविर कैसे रहेगा। तो ये शिविर जो है ना, ये पूरा का पूरा संवाद रूप में रहेगा, इंटरेक्शन, पूरा इंटरेक्शन रहेगा, डायलॉग रहेगा। ये एक लेक्चर के रूप में नहीं रहेगा। इतना आपको आभास भी हो गया पिछले 2-3 घंटे में, इट्स नॉट ए लेक्चर। ऐसा कह रहे हैं कि देखो ऐसा है, और फिर आपसे भी पूछ लेते हैं, जिंदगी तो आप भी जी रहे हो, धरती को तो आप भी देख रहे हो, समाज को तो आप भी देख रहे हो, तो आप भी बताएं कि बात ऐसी ही है कि नहीं है। तो इतना जो है वो कर रहे हैं। तो ये संवाद के रूप में रहेगा और ये प्रस्ताव के रूप में रहेगा। ये पूरी की पूरी फिलॉसफी जो है ना, इसको कहते हैं प्रपोजल बेस्ड फिलॉसफी। कि एक तरीके से आप चीजों को अभी देखते हैं और एक तरीके से यहां पर बता रहे हैं कि चीजें ऐसी हैं। आप दोनों को मैच करके वेरीफाई करो, है ना? तो जो रखा जा रहा है ऐसा नहीं है कि इसको जरूर मानना है, ये एक प्रस्ताव के रूप में, है ना? आपके पास में पहले से भी कुछ ज्ञान है, साथ में कुछ ये भी एक प्रस्ताव के रूप में आया है। निर्णय किसका होगा? आपका होगा।
कोई किसी तरह की जबरदस्ती नहीं है। जो बोला जा रहा है उसको मानना नहीं है। हम पहले भाषा यूज करते थे मानना नहीं है, अब धीरे से ऐसा एक वो भाषा में आ रहा है कि मानना पर्याप्त नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। पर्याप्त क्या है, क्या जरूरी है? जानना है ना। और जानने के लिए क्या जरूरी है? जांचना, वेरिफिकेशन। जैसे कि काफी बार जो है हम जब मॉरल एजुकेशन या नैतिक शिक्षा जिस तरह से हमने अभी तक पढ़ी है उसके बारे में जब बात करते हैं तो उसमें जैसे काफी सारी चीजें जो है वो आती हैं इस भाषा में कि ईमानदारी से जियो, सदा सच बोलो और ये सब कुछ। हम में से कितने लोग उस सबको रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई कर पाते हैं? है ना। खुद को ही उसको अप्लाई करने में मुश्किल जो है वो आती है। और कोई बहुत ही आइडियलिस्टिक आ जाता है, आदर्शवादी आ जाता है और फिर वो ठोकर खाता है, उसको फिर परेशानियां ज्यादा होती है, तो उसी के सगे संबंधी कहते हैं कि तू ही हरीशचंद्र बनने पे क्यों तुला हुआ है ना। तो जो हमने पढ़ाने की कोशिश की, जिसने उसको गंभीरता से पढ़ लिया, फिर हमें बाद में उसको ये भी बताने की कोशिश करनी पड़ती है कि भैया ये सिर्फ क्लासरूम तक था, बाहर जाने के बाद में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। तो पहले ये समझो, सीख लो, याद कर लो, फिर इसको भूल जाओ। ये सिर्फ याद करने के लिए था, लिखने के लिए था, जीने के लिए कुछ और है। आदमी शिक्षा के बाद में कितनी क्लैरिटी के साथ में इन चीजों के बारे में निकल कर आएगा, ये हम अपने बारे में ही सोच सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हम अपने में भी देखें कि कैसे चलता है। जैसे हमारे अंदर चलता है वैसे ही अगली पीढ़ी को भी हम जितना अपने में वेरीफाई कर पाएंगे कि हम कैसे, हमारा मॉडल क्या है, एक मानव कैसे, उसकी उसमें व्यवस्था का क्या स्वरूप है, उसी तरह से जितनी स्पष्टता से हम अपने को देख पाएंगे उतनी ही स्पष्टता से हम अगली पीढ़ी को भी कम्युनिकेट कि हरीशचंद्र बनना है कि नहीं बनना, ईमानदारी से जीना है कि नहीं जीना। भैया अपने किसी निष्कर्ष पर, ठोस निष्कर्ष पर तो पहुंचे, तब अगली पीढ़ी को बताएं। नहीं तो धीरे से क्या रहता है कि अगली पीढ़ी भी समझ जाती है कि भैया पता इनको भी नहीं है। तो जिसको पता ही नहीं है उसकी सुनने का क्या फायदा। फिर धीरे से जब वो हमारी सुनते नहीं है फिर हमें परेशानी होती है। फिर हम कहते हैं हम तो सुनते थे अपने मम्मी पापा की, तुम क्यों नहीं सुनते। तो हमें मालूम होगा अगर हम किसी ठोस आधार पर, ठोस धरातल पर खड़े होंगे तो बच्चे हमारी सुनेंगे। मैं कई बार बड़ी क्लियरली इस चीज को देख पाता हूं रोजमर्रा की जिंदगी में। आप लोगों ने भी देखा हो कभी, मतलब घटनाएं तो होती रहती हैं सब घरों में। मैं एक बार कुछ, मैंने बताया कि मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी वाली 25 साल की है अभी, तो ऐसे कुछ 15-18 साल पहले की बात होगी। वो मेरे को याद है कुछ ऐसे ना 7-8 साल की थी बड़ी वाली। और हम रहते हैं दिल्ली में, साउथ दिल्ली में, ग्रेटर कैलाश में। हम कभी अपने कहीं जा रहे थे पहचान के पीतमपुरा, तो हमने ग्रेटर कैलाश से पीतमपुरा जाना था। हम गाड़ी में बैठे, फैमिली में, बच्चे भी साथ में बैठे थे और सोचा था कि रिंग रोड लेंगे, साउथ एक्सटेंशन, धौला कुआं, नारायणा से होते हुए, वो हमारा स्टैंडर्ड रूट था पीतमपुरा जाने के लिए। अब मूलचंद से लेफ्ट लिया, रिंग रोड पे आए और जैसे ही आए लेफ्ट पे और वो साउथ एक्सटेंशन का फ्लाईओवर दिखा, तो फ्लाईओवर जो चढ़ने वाली साइड है वही ट्रैफिक से पूरी की पूरी भरी हुई जैम जो है ना, उस पे एकदम से कल्पना में आया कि भैया ये तो ऊपर चढ़ने वाले नहीं जा पा रहे, आगे भी पूरा का पूरा। वो जिस समय की बात बता रहा हूँ 15-18 साल पहले, तब ये गूगल मैप्स वगैरह भी नहीं थे। तो एकदम से क्या हुआ, इसको क्या हो गया कि एक्चुअल में ना एक छोटा बच्चे का भाव अपने मम्मी पापा के प्रति,
वर्सेस एक बड़े बच्चे का भाव अपने मम्मी पापा के प्रति, इसमें चेंजेस कैसे आते हैं, इसको मेरे को इस पूरे कंटेंट से समझने में थोड़ा सा मैं उसको क्रमबद्ध तरीके से समझ पाया। तो मैंने ऐसा पाया, जैसे छोटा बच्चा है ना, वो काफी सारे काम ना खुद नहीं कर पाता है। जैसे बच्चा गाड़ी नहीं चला सकता, 8 साल का बच्चा, और वो देखता है कि मम्मी पापा गाड़ी, उसको लगता है कि मम्मी पापा मेरे से बेटर है, मेरे से श्रेष्ठ है, तो उसके मन में मम्मी पापा के प्रति एक श्रेष्ठता का भाव बना ही रहता है। इसी को हम सम्मान कहते हैं ना, किसी में श्रेष्ठता को पहचानना इस सम्मान। अब ये जो गाड़ी वाला एग्जांपल है, रास्ते याद हो, बच्चा देखता है 8 साल का बच्चा, उसको तो स्कूल का भी रास्ता कई बार याद नहीं रहता है, और वो बच्चा देखता है मम्मी पापा इनको तो सारे रास्ते जो है वो याद रहते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बोल दिया, मतलब प्रमाणित भी हो जाता है कि रास्ते याद है, क्योंकि रास्ता बदल भी लेते हैं तो भी वहीं पहुंच जाते हैं जहां पर पहुंचना था। तो क्या मतलब हुआ कि एक्चुअल में जानते हैं, श्रेष्ठता का भाव बनता है। बच्चा देखता है कि घर में काफी सारी चीजें चाहिए रहती हैं, टीवी चाहिए, खाने पीने का सामान चाहिए, है ना, इस तरह से काफी कुछ जो है वो घर में, कपड़े, स्कूल की फीस, और ये मम्मी पापा मेहनत करते हैं और पैसे लेके आते हैं। और बच्चा बात में शक ना करे, बड़ी क्लियरली ये समझ पाता है कि भैया मैं पैसे नहीं कमा सकता, ये मम्मी पापा कमा सकते हैं, तो ये मेरे से श्रेष्ठ है। खाना खाना है रोज, ये मम्मी जो है ये खाना बना लेती है, हमसे खाना नहीं बनता है, तो मम्मी हमसे श्रेष्ठ। तो रोजमर्रा के सारे रूटीन को ना बच्चा सुबह से शाम तक देखता है, तो उसके मन में मम्मी पापा के प्रति श्रेष्ठता का भाव, सिर्फ मम्मी पापा ही नहीं, दादा दादी, चाचा चाची, घर में जो कोई भी है, सबके प्रति इस तरह से एक श्रेष्ठता का भाव बनता है। और वो इसको एक सम्मान के रूप में व्यक्त भी करता है, खुद भी अपने अंदर जो भाव रहता है वो उसके आचरण में दिखता भी है। अब कल्पना करो कि बच्चा हो गया 25-27 साल का, उसकी पढ़ाई हो गई पूरी, उसने नौकरी शुरू कर दी। अब आप पैसा कमाते हो और बच्चा भी पैसा कमाता है, और काफी बार बच्चा आपसे ज्यादा पैसा कमाता है। मैं काफी घरों में जानता हूं कि बच्चे की पहली सैलरी जो है वो पापा की उस करंट सैलरी के कंपेरेबल या उससे ज्यादा है। अगर पैसे के आधार पर, पैसा कमाने के आधार पर पहले सम्मान हो रहा था, तो अब उसी आधार पर सम्मान किसका होना चाहिए? लड़के का होना चाहिए। ठीक है, अब गाड़ी आप चलाते हो, अब बच्चे को भी गाड़ी चलानी आ गई, और कई बार आपसे बेहतर चला सकता है। अब सम्मान गाड़ी चलाने के आधार पर किसका होना चाहिए? बच्चे का होना चाहिए। ठीक है, तो आप कहो या ना कहो, ये भाषा के रूप में इंटरेक्शन हो या ना हो, लेकिन एक्चुअल में घटित तो यही हो रहा है। बच्चा इस चीज को देख पाता है कि पहले मम्मी पापा मेरे से काफी सारे काम नहीं होते थे, मम्मी पापा कर लेते थे और मैं इनका सम्मान करता था। अब काफी सारे काम इनसे नहीं होते हैं और मैं कर लेता हूं, और इनसे बेहतर कर लेता हूं। रास्ते हमें याद है, उनको भी याद है, बच्चों को भी, और उनके पास में तो टेक्नोलॉजी भी है, गूगल लगा लेते हैं जो हमसे इतना लगता भी नहीं है। तो काफी मामलों में वो जिंदगी के रोजमर्रा के जो चीजें हैं वो हमसे बेहतर कर पाते। अब सम्मान किसका हुआ? बच्चे को भी सम्मान के अधिकारी। ठीक है, लेकिन हमने परंपरा में पढ़ा कि सम्मान करो बड़ों का, तो सम्मान बड़ों का या सम्मान श्रेष्ठता का? है जी, अनुभव। तो अनुभव का क्या मतलब हुआ? अनुभव किन चीजों को कह रहे हैं? अनुभव मम्मी पापा के पास में, मम्मी पापा ने भी गलतियां की हुई हैं, है ना। अभी कल भाई जी बता रहे थे, मैं एक जगह पे 4 लाख डुबाया, दूसरी जगह पे 4 लाख डुबाया। मम्मी पापा भी इस तरह की गलतियां जो है वो कर ही रहे होते हैं। हम सब ने भी अपनी जिंदगी में कई डिसीजंस ऐसे लिए जो गलतियां हुई। ठीक है, अब तो हम भी गलती करके सीख रहे हैं, बच्चा भी गलती करके सीखेगा। ठीक है, तो अब गलती कर, उसको गलती ही ना करनी दी जाए तो फिर वो सीखेगा भी नहीं।
तो बड़े सारा जो है ना एक कॉम्प्लिकेटेड सा समीकरण जो है वो इसमें बन जाता है। तो हमें जो काफी बार तो ये लगता है कि बच्चे बड़ों का सम्मान कर नहीं रहे हैं। उसके मूल में कारण क्या है कि बच्चों को बड़ों में श्रेष्ठताएं दिखती रहे, है ना। तो वो श्रेष्ठताएं दिखती रहे, वो सम्मान का भाव बना रहे, तो सम्मान होता ही रहेगा। अभी वो श्रेष्ठताएं दिखती नहीं है। इसको हम और डिटेल में आगे चल के देखेंगे कि जो गैप्स यहाँ आ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल मोटे तौर पर देखें तो हो इसी तरह से रहा है सब कुछ, है ना। बच्चे जो है, हमें लगता है कि बच्चे बड़े हो गए और अब सुनते नहीं है हमारी। अरे छोटे होते थे इसलिए सुनते थे कि जो ये नहीं कर सकते थे और हम कर सकते थे, इसलिए हमारी सुन लेते थे, है ना। अब ये अपने आप करने लायक हो गए, अब क्यों सुने हमारे। हम कहां सुनते हैं काफी बार अपने मम्मी पापा की। सही बात। ये बोल देते हैं आपको क्या पता, कुछ आपको क्या पता, जमाना बदल गया है। यही भाषा बच्चे हमारे साथ में यूज कर लेते हैं, कर ही सकते हैं। बच्चे को एक चीज नहीं आती तो संबंधों में जीना नहीं आता। वो देख लेता कि मम्मी पापा को भी नहीं आता, है ना। घर में क्या हो रहा है हम बाहर ना लीक होने दे बेशक, लेकिन जो घर में मम्मी पापा के बीच में हो रहा है, और मम्मी पापा का दादा दादी के बीच में हो रहा है, और मम्मी पापा का मामा मामी के साथ, चाचा चाची के साथ, बुआ फूफा के साथ में जो कुछ हो रहा है, ये बच्चे से तो छुपा हुआ नहीं है। बाहर हम जो मर्जी बोले कि भाई बहुत अच्छे से चल रहा है, जो चल रहा है वो तो बच्चा जानता है। बच्चे से कुछ भी छुपा नहीं है ना। तो जो बच्चे से नहीं हो रहा वो बड़ों से भी नहीं हो रहा, और जो बड़े कर पा रहे हैं वो बच्चे भी कर पा रहे हैं। तो बच्चे किसी भी तरीके से बड़ों से कम नहीं है। सम्मान जो है वो बराबरी में आ गया। हाँ जी, माइक लीजिए। तो हमें देखना यह है कि हम एज पेरेंट्स हमें क्या योग्यताएं हो, ये पूरे शिविर में खुलेगा। अभी हम उस चीज की नीड को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, है ना। हमें क्या योग्यताएं हो कि आखिरी सांस तक सम्मानजनक परिस्थितियों में हर बुजुर्ग जी पाए। ये जो है ये करने लायक काम है। इसको हम डिटेल में चलेंगे। सर बहुत सही बात आपने बताई सर। श्रेष्ठता का सम्मान होता है बहुत अच्छी, चाहे वो छोटे बच्चे बड़ी या बड़े लोगों में हो। सर मेरे साथ थोड़ा सा इंसिडेंट क्या हुआ सर, मेरी लड़की सर 2 साल की है, प्रॉपर 2 साल की भी हुई नहीं है, और थोड़ा तुतला के बोलती है। तो मेरे मन में आया कि थोड़ा सा कहीं इसको तो पढ़ाने ले जाकर ट्यूशन कहीं कुछ ले जाओ उसको, कुछ थोड़ा सा उसको प्ले जो स्कूल होते हैं, मैं वहाँ बच्चे को लेके गया अपने। तो वहाँ पे क्वेश्चन था, बच्चे से पूछा बेटा टेल मी एनी 5 वर्ड्स व्हिच डजंट कंटेन्स अल्फाबेट ए। सर मैं यूपीएससी से 2 बार क्वालिफाई कर चुका हूँ, मैं मेंस में जाके मैं इंटरव्यू तक मैं आके भी बैक आया हूँ, और बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब ली है छोड़ी है। सर मैं सोचने लगा वहां खड़े कि भाई एक मेरी बेटी क्या बोलती है उसको, मैडम आप तो मजाक कर ले रहे हो मेरे से। What does mean? मजाक कर रहे हो, आप कैसे बोल रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, ये तो कोई तरीका नहीं होता। And she said, count any 1 to 100 word doesn't contain any A. I can tell you 100 words. और मैं सोच में पड़ गया beauty but CUT कुट क्यूट जो भी ऐसे वर्ड्स होते हैं। मतलब मैंने देखा मेरे बच्चे का जो एक जो एक्सेलेरेशन था उस चीज को समझने का, वो मेरे अंदर नहीं था। मैं 28 साल का हुआ, मेरे वाइफ के अंदर नहीं था, या वो टीचर के अंदर भी ना जो उनको इंटरव्यू कर रहे थे उस समय। तो बिल्कुल सही बात है कि श्रेष्ठता का ही सम्मान होता है। इट डजंट मैटर कि वो बड़ा है छोटा है, ये इस चीज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं बिल्कुल इस बात को एडमिट करता हूं, एब्सोल्युटली आई एडमिट दिस कॉन्सेप्ट एंड दिस स्टेटमेंट कि सुपीरियरिटी इज ऑलवेज रिस्टोर्ड टू द रिस्पेक्ट। थैंक यू सर। जैसे हमारे यहाँ भी सिखाया गया हमेशा कि काम क्रोध लोभ मोह नहीं होना चाहिए, जब हमारे बड़ों ने हमें ये सिखाया कि काम क्रोध नहीं होना चाहिए, और हम सबसे ज्यादा क्रोध होने में देख रहे होते हैं, तो वो आई थिंक वन रीजन बनता है दैट वी आर नॉट एबल टू रिस्पेक्ट देम एज वी फील वी शुड और दे फील वी शुड। सर अभी जैसे बात चल रही है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें हमसे बेहतर सीख जाते हैं, जिसको हम जनरेशन गैप मानते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर पेरेंट्स इस चीज़ को एक्नॉलेज करना शुरू कर दें कि हमारे बच्चे सुपीरियर हो गए हैं, हमसे बेहतर चीज़ों को कर सकते हैं, हमारे में उतनी एबिलिटी अब नहीं है, जैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते हैं
और जो हमारे छोटे छोटे 6-7 साल के बच्चे हैं वो मोबाइल्स को, लैपटॉप्स को हमसे बहुत बेहतर तरीके से चलाते हैं, और जब हम उनसे सीखते हैं और हम उनको अप्रिशिएट करें तो शायद वो रिस्पेक्ट बना रहे, वो उनकी श्रेष्ठता को अगर हम एक्नॉलेज करना शुरू कर दें तो वो रिस्पेक्ट की भावना तब भी कहीं ना कहीं बनी रह सकती है। तो यहाँ पर ना दीदी सवाल ये उठ रहा है, आते पीछे उस पर 1 मिनट करना जी, आप अभी पहले इसको हैंडल करके फिर बात करेंगे आगे, आप प्लीज वेट कीजिए जरा सा। एक्चुअल में क्या है कि अब हम क्या कह रहे हैं, मतलब ये ना ये जो शुरू के 3-4 घंटे रहते हैं ना, ये हमारी जो पुरानी कंडीशनिंग है ना, इसको चैलेंज करने के लिए ये है ना, ये एक हम कुछ डिस्कशन करते हैं, फिर आप भी कुछ बात रखते हैं, इससे हमारा ध्यान ये जाता है कि हम मान क्या रहे थे, ये जो भी इस चीज को पूरा कर रहे हैं ना, मानना पर्याप्त नहीं है, यही हमने कहा, मानना पर्याप्त नहीं है, जांचना है, इसको जानना है। तो इसको भी और डिटेल में जाएंगे, लेकिन आप भी जो कह रहे हैं कि मतलब आप भी सोचो कि क्या अपने से निकल कर आ रहा है कि अब बच्चों का सम्मान शुरू कर दिया जाए, बड़ों का क्या हो? सर वो रिस्पेक्ट बनी रहेगी ना, अगर जो बच्चा कर रहा है हम उसको कहें नहीं जो मैं कर रही हूँ वही सही है, जो तुम कर रहे हो वो गलत है, तो इसका मतलब है कि हम उसको वो बेस ही नहीं दे रहे, हम उसको टोटली नकार रहे हैं। तो एक ये भी देखा जाए पोटेंशियल के रूप में कि क्या कुछ ऐसा भी कल्पना, क्या हमने ऐसा भी सुना कि आदमी उम्र के, अभी थोड़ी देर पहले भी बात हो रही थी, अनुभव जो है वो आता है, तो वो क्या आता है जो कि हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है, जिसके आधार पर सम्मान होता रहता। देखो बच्चा जो है ना, बच्चा सॉफ्टवेयर सीख रहा है घर में, मतलब बच्चा बड़ा हो रहा है, तो हो सकता है कि पेरेंट्स ने सॉफ्टवेयर नहीं आता तो बच्चे को पेरेंट्स जो है वो सॉफ्टवेयर नहीं सिखा पाएंगे, सॉफ्टवेयर के लिए कोई सॉफ्टवेयर का स्किल्ड प्रोफेशनल होगा, वो बाहर से ही बच्चा सॉफ्टवेयर सीख कर आएगा। लेकिन जिसको हम जिंदगी का अनुभव कहते हैं, जिंदगी का निचोड़ कहते हैं, वो तो हर पेरेंट्स जो है या हर बड़ा जैसे जैसे उम्र आगे बीत रही है, ऐसा हमारा कल्पना में आता ही है कि भैया वो अनुभव संपन्नता भी उसमें बढ़ रही है। तो उस अनुभव संपन्नता के आधार पर बड़ों का सम्मान हो सकता है, ऐसा हमारी कल्पना में है। अब स्किल्स के आधार पर बच्चों का भी सम्मान हो सकता है ना, तो स्किल्स के आधार पर जो जैसी स्किल्स है वो स्किल्स आधारित सम्मान है। ये जो अनुभव वाला सम्मान है ये क्या है, जिसको हर व्यक्ति पा सकता है। हम ये भी कहते हैं कि आदमी उम्र के साथ साथ समझदार होता है, फिर एक दूसरी कहावत बनी है आदमी सठिया भी जाता है ना, तो समझदार होता है कि सठिया जाता है, फिर जिसको जैसा दिखता है जैसा सूट करता है वो वाला चल जाता। भी तुम्हारे यहाँ समझदार हो क्योंकि मेरे यहाँ तो सठिया में है ना, सब कुछ ही परंपरा में कहा गया है। तो जो कुछ भी होता होगा हमारे लिए ये सोचने का मुद्दा है कि भैया आदमी अंतिम सांस तक सम्मानजनक तरीके से जी पाए, है ना, विश्वास पूर्वक जी पाए, इसका मॉडल क्या निकल कर आता है। स्किल्स के आधार पर ही सम्मान होना होता तो ये जितने डॉक्टर, इंजीनियर और जो आपके एचओएस हैं अभी, मतलब ये सारे के सारे सम्मान के अधिकारी होते हैं, लेकिन हम सम्मान उनका दिल से भाव से तो कर नहीं रहे हैं, ऐसा हम देख ही पाते हैं। तो स्किल्स के आधार पर सम्मान नहीं होता। सम्मान किस पर होता है, जो हमने नीचे लिखा था, मानसिकता वाले आधार। ये मानसिकता वाले आधार पर कितने बुजुर्ग जो है वो मानसिकता जो है वो उनकी सुदृढ़ हो गई है, उनकी वो इस तरह की है कि कह पाए कि हाँ ये ऐसा होता है, ऐसा करने से ये सही आचरण है, इसको जी करके मैं सुखी हुआ, मैं तुम्हें भी सुखपूर्वक जीने में सहयोग कर सकता हूं, मार्गदर्शन कर सकता हूं। ऐसा कोई बुजुर्ग कह पाए और देखने वाले को विश्वास हो तो सम्मान का अधिकारी जो है वो अंत समय तक बना रहेगा। नहीं देख नहीं पाते, दिखाने के लिए फिर किताब में महात्मा गांधी जी दिखाने पड़ते हैं। हमें जीते स्वरूप में आदमी दिख पाए, है ना। स्कूल में जाओ तो स्कूल में कुछ लोग दिखे, गली मोहल्ले में जाओ तो वहां कुछ लोग दिखे, परिवार में शादी में 300 लोग आते हैं, 200 लोग आते हैं, वहां पे कुछ लोगों को दिखा पाए। क्योंकि ये देखो, और आदमी खुद भी उनमें से एक हो तो और भी अच्छी बात है, खुद ना भी हो पाए, इतनी ईमानदारी से भी कह पाए मैं नहीं कर पाया, इनको देखो। अभी जो है ना वो सम्मान के आधार भी हमारे जो है वो कहीं ठीक नहीं है,
उनमें भी अपूर्णता है, इसको हम डिटेल में आगे जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ना एक ग्राउंड सेट करें, हम देख पाए कि गलतियां कहाँ हो रही है, गैप्स कहाँ पर है। हाँ, पीछे कुछ कहना चाहता हूँ। आपने अभी माइक मेरी आपसे बात हुई थी और मैं पूछ रहा था कि आपके बच्चे अच्छी पोस्ट पे होंगे, और वही सवाल जो श्रेष्ठता था आपने कही थी, पोस्ट से श्रेष्ठता का कोई संबंध नहीं है, ये एक मानसिक स्थिति है। मान लिया हमारे मम्मी पापा पे इतनी नॉलेज नहीं है जितनी हमें है, या कम पढ़े हुए हैं, हमसे इतनी क्वालिफिकेशन नहीं कर पाए, फिर भी हम उन्हें इस आधार पे नहीं कर सकते कि हम उनसे ज्यादा श्रेष्ठ है। ये आपने बताया था अभी जो शिक्षा के स्किल बताए थे कि पहला स्किल, दूसरी जानकारी, फिर मानसिकता। ये तो हमारी मानसिकता पे डिपेंड करता है कि हम उन्हें किस प्रकार से डील करेंगे, किस प्रकार से उनकी इज्जत करेंगे। तो इसका वो नहीं है कि उन्हें कितनी नॉलेज है, गाड़ी चलानी आती है नहीं आती है, रास्ता आता है नहीं आता। ये तो हमारी जो मानसिकता है उस पर कि हमें अपने मम्मी पापा की किस प्रकार से सेवा करनी है, किस प्रकार से आज्ञा माननी है। श्रेष्ठता जानकारी से नहीं है, श्रेष्ठता का मतलब जो मानसिकता से है। सर हमारी संस्कृति भी है, इंडियन कल्चर भी है, बड़ों का सम्मान करना तो वो हमेशा बना ही रहता है। हाँ, तो देखो ये नहीं कह रहे कि बड़ों का सम्मान नहीं करना है ना, लेकिन ये बड़ेपन की पहचान कैसे होती है ना। मैं जो पहले लिखा था ना, यहाँ पर शायद मिट गया, कि सम्मान करना और सम्मान का भाव होना, ये दोनों अलग अलग चीज है। तो ये जितना हम देख पाते हैं कि काफी बार सम्मान करना एक करने के लेवल पर चीज हो गई, वो भाव के बिना भी हो जाता है, एक मैकेनिकल तरीके से भी जो है वो कई बार मतलब हम देखते ही हैं कि बच्चे भी है, छोटे छोटे बच्चे, कई बार ना पेरेंट्स को बड़ा गर्व रहता है कि हमारे बच्चे बड़े संस्कारी हो गए, घर में कोई भी आता है ना उसके पैर छूते हैं। और कई बार मतलब एक जगह के ऊपर तो ऐसा देख भी लिया कि वो पेरेंट्स जो है वो इतने गर्व के साथ में कह रहे हैं कि बच्चा जो है सबके पैर छू लेता है, और वो पैर छूने का जब मेहमान चलेगा तो बच्चा कहता है कि मम्मी क्या घर में सब लोग आते हैं और पैर ही छुआते रहते हो। ठीक है, तो वो बच्चा भी क्या मैकेनिकल तरीके से पैर छू रहा है या कुछ भाव भी है ना। ये पूरी की पूरी जर्नी जो है ये एक भाव की तरफ जो है वो हमको भाव को पकड़ पाए, ये भाव की कमी है जिंदगी में। ये जो भाव नहीं मिलता है ना एक दूसरे के साथ में, ये भाव जो है इसमें हम कवर करेंगे पूरा का पूरा, पूरा वर्कशॉप ही जो है वो इन्हीं के ऊपर ही है, फीलिंग्स के ऊपर, वैल्यूज के ऊपर, हिंदी में उसको भाव कह रहे हैं, इस पे जाएंगे। तो ठीक है, और किसी का कुछ? सर मैं पूर्णतः इस बात से सहमत हूँ कि सम्मान का जो विषय है ये भाव पक्ष पे ज्यादा है। ये सम्मान पे हम डिटेल में करेंगे बात, तो मतलब मेरे को लग रहा है कि ऐसा ना हो कि अभी जो बात हो रही है इसको समेटेंगे तो नहीं, है ना। तो ये लेकिन वैसे मतलब मेरे को लगा कि कुछ चीजों की तरफ जो है ना ध्यानाकर्षण के लिए मैंने मेंशन किया था। देखिए सर मैं 1 मिनट में अपनी बात करूँ, ये शिविर जो हो रहा है सर, इसमें जो मुझे बहुत बड़ी खुशी जो मुझे यहाँ पे हो रही है, जैसे एक बच्चा पढ़ता है G4 जेंटलमैन, हम पढ़ाते हैं मतलब बच्चे को, छोटी क्लास में बच्चा पढ़ता है, तो जेंटलमैन की पिक्चर होती है, सूट पहना होता है, अच्छी कैप लगाई होती है, तो उसके मन में भाव बन जाता है कि जो इस तरह कपड़ा पहनता है शायद वो जेंटलमैन होता है। हमारे स्कूल में जो जीएसबी के जो स्कूल्स होते हैं, एमसीडी स्कूल होते हैं, वहाँ पे सभी के जो पेरेंट्स या तो किसी ऐसे वर्क में है जो कि बहुत ही न्यून स्तर उसमें चलते हैं, जैसे कोई रेडी लगा रहे हैं, कुछ रिक्शा चला रहे हैं, तो उनके पास इतनी कमाई नहीं हो पाती कि वो कभी शू बूट भी पहन पाए। तो इस तरह से देखा जाए तो सर वो कभी अपने पेरेंट्स को जेंटलमैन मान नहीं सकते, बिकॉज उसके उनके मन में जो पिक्चराइजेशन हुई जेंटलमैन कौन है, जो अच्छा कोट पैंट पहन रहा है, जो इंग्लिश बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये शिविर जो है ये हमारे माध्यम से बच्चों में उस मानसिकता के भाव या तो उसमें बदलने में काफी क्रांतिकारी मेरे को लग रहा है, काफी यहाँ पे साबित होगा। तो सर मैं इसी बात में आपको कह रहा था, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी शुरू हुआ है, धन्यवाद को रोक के रखे, पूरा होने के बाद करना जी। क्वेश्चन रिकॉर्ड हो जाए तो अच्छा है। सर अब इस बात का जवाब दे रही हूँ। सर मेरा प्रश्न है कि हम मानसिकता को कैसे बदल सकते हैं? ये मानसिकता जो है स्वयं में ही है ना, 3 दिन लगाएंगे पूरा, 3 दिन पूरे 3 दिन लगे, चिंता मत करो अच्छे से, ठीक है। तो अभी हमको क्या है कि चीजों को मानना नहीं है ना, मतलब हम कुछ तो मानते भी हैं लेकिन मानना मतलब कई बार मानना, हाँ जी प्लीज बने रहे साथ में, कई बार क्या रहता है कि समझने के क्रम में पहले हम कुछ मानते,
मानते हैं, फिर उसको वेरीफाई करने जाते हैं। जैसे आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ाते हैं ना, तो काफी बार लेट अस एज्यूम, इससे शुरू करते हैं ना, लेट अस एज्यूम। तो फिर देखते हैं कि भाई ये एज्यूम करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, तो अगर निष्कर्ष जो है वो गलत निकला तो इसका मतलब क्या है कि एजम्पशन ही रॉन्ग। इस तरह का आप भी यूज करते हैं क्लासरूम में। तो यहाँ पर भी ये है कि मानने से शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसको एंड में जाके वेरीफाई किया जाए कि वेरिफिकेशन करने के बाद में जिस मानने से शुरू हुआ था उससे वहां पहुंचा के नहीं पहुंचा। तो एक मोटी सी चीज जो ना बड़ी क्लियरली मैं देख पाता हूं कि हमारा एक जो लिविंग मॉडल है ना, कि अच्छे से पढ़ लो, अच्छे नंबर ले आओ, को अच्छी नौकरी लग जाएगी, खूब अच्छी पोजीशन पे जाओगे, पैसे कमाओगे और जिंदगी बन जाएगी। ये एक एजम्पशन के रूप में गवर्निंग फोर्स है पूरा का पूरा, ये एक मॉडल जो है। और अपने आसपास जब वेरीफाई करने जाते हैं तो काफी लोग ऐसे मिलते हैं, और सबसे अच्छा वेरिफिकेशन हम अपने आप पे ही कर पाते हैं, अपनी फैमिली में ही कर पाते हैं कि हम तो अच्छे से पढ़े, अच्छे से नंबर लेके आए, है ना, तो अच्छे से जॉब भी कर रहे हैं। तो एंड में जिंदगी अच्छे से चल रही है कि नहीं चल रही है, महसूस कैसा करता हूं या करती हूं, तो है ना। तो ये जो है ना, ये निकल कर आए कि मैं रोल मॉडल के रूप में अपने बच्चों को और क्लासरूम में भी दिखा पाऊं कि देखो देखो ये होती है जिंदगी, तुम भी ऐसी जिंदगी पा सकते हो। कि काफी बार मेरे को ऐसा लगता है कि जब हम बिल्कुल इसको जब सीरियसली एक्सप्लोर करने जाते हैं तो अपने अंदर ही इतनी वीकनेसेस और इस तरह की चीजें पाते हैं कि ये कहते हुए भी नहीं बनता है कि मेरे को देखो और मेरे से, हाँ, सामने वाले ने दो चार बता दी तो क्या करूंगा ना, क्योंकि सामने वाला तो फिर देखना शुरू कर देगा। तो ये जो है इस जगह पर जो है वो पहुंचना है कि मैं क्या जिस रास्ते को अप्लाई करके चला और जहां पहुंचा, और जिंदगी जिसको अनुभव कह रहे हैं तो अपना भी तो कुछ अनुभव बन रहा है, तो वो एजम्पशन को हम वेरीफाई भी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, कभी इतना समय लगाया भी है कि नहीं लगाया। तो ये आपसे मैंने सुबह भी कहा था, अब जो लोग खुशी से आए हैं वो ठीक है, अच्छी बात है, जो खुशी से नहीं आए हैं, जबरदस्ती आए हैं, अब जब आ ही गए हो, है ना, तो कम से कम इन 7-8 दिन को अच्छे से लगाया जाए, और ये जिंदगी में एक अहम रोल जो है वो प्ले करने का इसमें पोटेंशियल जो है वो है। मतलब अपनी जिंदगी भी अच्छी होगी। मैं सहमत नहीं हूँ कि सामने वाला कहे कि हाँ तुम सही जिंदगी जी रहे हो तभी मैं एग्री हो जाऊँ, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। सामने वाले को नहीं मानना है। जब देखिए दीदी, काफी बार क्या रहता है, मैं जब सुझाव देता हूं ना तो उसमें चेक पॉइंट्स बने रहते हैं। आप सबसे पहले ये चेक ही कर लो अपने में, क्या मैं ऐसी स्थिति में भी हूं कि कह पाता हूं या कह पाती हूं कि नहीं। मैं हूँ स्थिति में, कंडीशन के सामने वाला तो नहीं एग्री हो रहा, कोई बात नहीं, कोई तो देखेंगे उसको भी धीरे धीरे करके, लेकिन मैं इस स्थिति में हूं ये आदमी कह पाएगा। और जिन लोगों के साथ में जीता हूं उन लोगों के साथ में वही मेरे को अच्छे से जानते भी हैं, तो अपने भी घर में भी जैसे बच्चे हैं, क्लास के भी बच्चे हैं, वो आपको लंबे समय तक देखते हैं, उस तरीके से देखेंगे इसको। शेयरिंग मैं करना चाहूंगा। हाँ प्लीज। एक बार क्लास में जो है मेरा अनुभव रहा कि बच्चे जब कचरा बहुत फैला रहे थे और मैं उनको लेक्चर नहीं देना चाहता था कि भाई तुम उठाओ, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, मैंने वहाँ से उठाना शुरू कर दिया, भाई मैं आपकी क्लास साफ कर रहा हूँ। तो बच्चों को अंदर से फील हुआ कि सर आप क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा आप नहीं करोगे, सफाई कर्मचारी भी करेंगे, मैं भी करूँगा, लेकिन अगर आप खुद से करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उन्होंने जब मेरा आचरण देखा कि सर कर रहे हैं, तो नेक्स्ट डे मुझे क्लास में गंदगी नहीं मिली और वो अभी तक कंटिन्यू है। बिल्कुल ठीक, बढ़िया। तो अभी तक ना हम लोगों के पास में इस तरह के एग्जाम्पल्स रहते हैं, हमारे को एक भाषाभास रहता है कि कुछ चीज ठीक होती है और कुछ चीज गलत होती है। तो जो ठीक होती है, अगर दूसरे लोग उसमें किसी वजह से हिचक भी रहे हो, चाहे बच्चे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, मैं उसको शुरू कर देता हूं तो इट एक्ट्स एज ए मोटिवेशन फॉर अदर्स, है ना, यही आप कह भी रहे हैं। इसमें मेन मुद्दा जो है ना, पता जो मैंने व्यवहारिक तौर पर जिंदगी में पाया, इसको भी आप अपने में सब जांच करके देखें। काफी बार ना यही निर्धारित नहीं हो पाता कि ठीक क्या है और गलत क्या है।
सर मैं भी एक बात शेयर करना चाहूंगा सर। पहले मैं अपनी कर लूं पूरी। काफी बार यही नहीं निर्धारित हो पाता है कि ठीक क्या है और गलत क्या है। हर कॉन्फ्लिक्ट में, हर मतभेद में, हर शिकायत में बैकग्राउंड में सिर्फ यही रहता है कि तुम गलत कर रहे हो। और ये अनजाने लोगों के साथ में नहीं हो रहा है, उन लोगों के साथ में हो रहा है जिनके साथ में हम काफी समय बिताते हैं। तो जिनके साथ में काफी समय बिता रहे हैं वहां पर ही सही गलत का निर्धारित नहीं हो पा रहा है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से सही है, वो मैं करता हूं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से गलत है, वो मैं नहीं करता हूं। काफी सारा बीच में एक ऐसा एरिया आता है जिसमें स्पष्टता नहीं है। तो ये शिविर जो है ये इस ग्रे एरिया को हैंडल करेगा, है ना। मतलब जो बिल्कुल शुद्ध रूप से अपराध है उसको हैंडल करने में हमारे सबके व्यू एक जैसे होंगे। गंदगी नहीं फैलानी है, इस सब में भी हम सबके व्यूज एक जैसे होंगे। फिर भी बड़ी सारी समस्याएं हैं, तो जो समस्याएं हैं वो किस डोमेन में आ रही हैं, वहां पर सही गलत का निर्धारण ही नहीं हो पा रहा है। मेरे को कुछ ठीक लगता है, साथ वाले को ठीक नहीं लगता, फिर आखिर में यही निकल के आता है जो तेरे को ठीक लगता है तुम कर लो, जो मेरे को ठीक लगता है वो मैं कर लूंगा। ये सारा जो जितना ये प्रकृति के साथ में भी हो रहा है यही हो रहा है। तुम्हें पेट्रोल नहीं खर्च करना तो मत करो, आप मत करो, बाकी 99% करते रहेंगे और उससे सुलझने वाला नहीं है। कैसे सुलझेगा? जब तक मानसिकता को एड्रेस नहीं कर पाएंगे। कैसे करना है, उसका मॉडल क्या है, उसका व्यवस्था का स्वरूप क्या है, वो हम अभी दोपहर से जो है वो उसको शुरू करने वाले। भाई साहब कुछ शेयर कर रहे थे, इसके बाद में मैं आगे बढ़ाता हूँ। सर जब मैं स्कूलिंग कर रहा था सर गांव में, तो हम लोग देखते थे कि हमारे पढ़ाने वाले सर के बच्चे भी हमारे साथ पढ़ते थे सर। तो हमें एक तरह से ऐसा लगता था कि हमें सर के बच्चे में कोई फर्क नहीं है। तो आज जब मैं पढ़ाने लग गया हूँ सर, तो मैंने एक चीज अनुभव की है कि हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनके साथ हमारे बच्चे नहीं होते हैं फिजिकली। मतलब ये फैक्ट बात है सर, मैंने मेरे कई साथियों से बहुत जिक्र किया है और सरकार ने भी बहुत सारे प्रयास किए इस बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं ये फीलिंग आई जाती है कि अगर मेरे पढ़ाने में कहीं ना कोई कमी है तो इसका मतलब मेरे साथ वाले को भी भरोसा नहीं है सर। क्योंकि अगर मेरा बच्चा उन बच्चों के साथ पढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली वो फीलिंग जरूर आएगी, क्योंकि जिन बच्चों को मैं दे रहा हूँ उनके साथ मेरा भी बेटा बैठा हुआ है या मेरी भी बेटी बैठी हुई है। जो मैं दे रहा हूँ वही मेरे बच्चे को मिल रहा है, लेकिन ऑपोजिटली सर कुछ और ही है। मेरा बच्चा तो ऑब्वियसली प्राइवेट में जाएगा और मैं पढ़ाने सरकारी में जा रहा हूँ, तो उस बच्चे में वो फीलिंग जरूर है सर। और मेरे साथ में भी मैंने अनुभव यही किया साथ वालों को कि सर ये झुग्गी झोपड़ी से बच्चे आते हैं, इनकी फैमिलीज में ये प्रॉब्लम्स है। मानते सब प्रॉब्लम सब है सर, लेकिन कहीं ना कहीं वो टेंडेंसी झलकती है सर हमारे एक्ट में भी, हमारे व्यवहार में भी। तो कहीं ऐसा बहुत लेवल पे भी वो कमी है। मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस तरह का किया था सर, लेकिन वो कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है वो दूसरी है। तो मेरा एक विचार था कि हम जो व्यवस्था चला रहे हैं उनको इस बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, और हम उस चीज को कर रहे हैं क्योंकि जो आदमी जिस सही रास्ते पे चलता है उसको तकलीफ बहुत होती है सर। मैंने बहुत सारी चीजें करके देखी है, मैं जानता हूँ सर कितनी तकलीफ होती है, क्योंकि किताब में जो लिखा है वो रियल लाइफ में बहुत काफी हद तक ओपोजिट होता है। अभी इस बार जो है ना ये भी 7 दिन में देखिए कि जो करने वाला पार्ट है उसमें भी शायद कुछ और इनपुट जो है वो आपको और भी मिलेंगे। आप कोशिशें कर ही रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। उन कोशिशें करने में कुछ नए इनपुट भी जो है वो मिल सकते हैं। तो हमें क्या है, ये संवाद चल रहा है, ये प्रपोजल बेस्ड फिलॉसफी है। यहां पर मानना पर्याप्त नहीं है, क्या करना है, जानना है। जानने के लिए जांचना है। तो जांचने का तरीका क्या होगा? तो जांचने के 3 तरीके होंगे। एक है निरीक्षण, परीक्षण और सर्वेक्षण। निरीक्षण कह रहे हैं सेल्फ एग्जामिनेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन। परीक्षण कह रहे हैं
ऑब्जर्विंग अराउंड अस। और सर्वेक्षण जो है ये तो सीधा साधा एक तरह से सर्वे टाइप ही हो गया। ठीक है, ये तरीका है। तो इसमें मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक बार लिख लें फिर मैं बताता। सेल्फ एग्जामिनेशन। संबंधों की परिस्थितियां ऐसी हैं, समाज की परिस्थितियां ऐसी हैं, भ्रष्टाचार ऐसा है। अब इस सब को हम कैसे वेरीफाई करें या जांचें? तो एक तो यह है कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस इन सब चीजों में, हो सकता है कि सब कह रहे हो कि भैया समाज में बड़ा भ्रष्टाचार है, मेरे को पर्सनली भ्रष्टाचार एनकाउंटर नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो ही सकता है कि भैया आपकी जो जिंदगी बीती पिछले 10-20 साल में, उसमें आपने भ्रष्टाचार को एनकाउंटर नहीं किया। तो आप ये कहेंगे कि भैया मैं जब स्व निरीक्षण करता हूं, सेल्फ एग्जामिनेशन करता हूं, तो मैं तो भ्रष्टाचार को नहीं पाता। लेकिन क्या ये अपने आप में कंप्लीट निष्कर्ष है? नहीं। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि जिंदगी आप भी जी रहे हैं और आप अपने आसपास ऐसे संबंधों में भी जी रहे हैं जिन पे आप विश्वास करते हैं, जिनकी नीयत में कोई शक नहीं है। तो मुझे भ्रष्टाचार का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन मेरा पक्का दोस्त है, वो बताता है कि भैया ये इधर से ये ले गए पैसे, उधर से वो आए थे वो ले गए, भैया ये आजकल तो पता नहीं है ना। इस तरह से आपको जब ऑब्जर्वेशन करने जाते हैं आसपास, तो इनपुट्स मिलते हैं कि भैया एक्चुअल में है तो सही। परिवारों में संबंध में आप अपने घर में देखें, पाते हैं भैया मेरे संबंध में तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया बात है। लेकिन क्या ऐसा मान लेना कि सब घरों में ठीक ठाक चल रहा है, ये निष्कर्ष ठीक होगा? नहीं होगा। तो फिर हम अपने कजन्स के घरों में देखते हैं, हम काफी दर्जनों घरों को जानते हैं जिनका इन एंड आउट हमको पता रहता है। अपने घर के अलावा हम काफी सारे, कई हमारे पक्के पुराने दोस्त हैं, काफी सारे कजन्स हैं, है ना। इन सबके परिवारों को, कई कोलीग्स वगैरह भी रहते हैं, इनके घरों को हम लंबे समय से अच्छे से जानते हैं। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, जहां पर कि हमें कोई शक नहीं रहता है, अपने आंखों देखी वाली बात जो है उसको हम कह रहे हैं ऑब्जर्विंग अराउंड अस, परीक्षण। और फिर काफी कुछ जो है वो सर्वेक्षण में, मीडिया में, सर्वेस के रूप में जो है वो भी आ ही जाता है। तो उसको जो है एक तरह से कलेक्टिवली सैंपल के रूप में देख पाते हैं। तो कोई चीज मान रहे हैं, उसको जांच रहे हैं, ये जांचने का तरीका है। हर जगह पे ऐसा ही रहता है। यहां पर बिल्कुल आपके सामने स्पष्ट रूप से ये फिलॉसफी में रखा जा रहा है कि किसी भी फिलॉसफी को भी जांचना हो तो उसको कैसे जांचा जाए, भैया क्या वो इन चीजों को एड्रेस कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यहां पर ऐसा निकल कर आ रहा। ये तो था तरीका। फिर एक दूसरा आ गया कि जांचने के आधार क्या होंगे, किस बेसिस के ऊपर मैं किसी चीज को जांचूंगा। जांचने का आधार क्या है, बेसिस क्या है। तो यहां पर कह रहे हैं तो जांचने के ये चार आधार जो है यहाँ पर बोल रहा हूँ। हाँ कोई, मैं बोल रहा हूँ। पहला है सार्वभौमिक, उसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल। सार्वभौमिक
सार्वभौमिक मतलब पूरी भूमि पर जो है वो यूनिवर्सल। दूसरा है तार्किक, लॉजिकल होनी चाहिए बात, तर्क संगत होनी चाहिए। तीसरा जो है वो प्रैक्टिसेबल होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि उपदेश की भाषा हो और जिया ना जा सके। अभी तक हम लोगों ने काफी सारी जो नैतिक शिक्षा की जो हमारा पुराना वाला तरीका चला आ रहा है, उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जैसे हम लोगों ने भी देखा कि उसमें काफी कुछ उपदेश विधि से चलता है जो कि हम लोग ऐसा खुद ही मानते भी है कि वो व्यवहारिक नहीं है। तो व्यवहारिक नहीं है, मैं ही उसको प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा, तो अगली पीढ़ी उसको कैसे करेगी। तो हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो ऐसा देखेंगे जब हम वेरीफाई करने जा रहे हैं तो क्या ये प्रैक्टिसेबल है कि नहीं है। तो सार्वभौमिक हो, लॉजिकल हो, व्यवहारिक हो और फिर रेप्लिकेबल हो। रेप्लिकेबल मतलब कि एक आदमी को समझ आ गया तो उसके माध्यम से औरों को भी समझाया जा सकता हो। ये इसका जो है एक आवश्यक तरीका है, आवश्यक बेसिस है। जैसे कि न्यूटन को लॉ ऑफ ग्रेविटी समझ में आ गया, तो न्यूटन को लॉ ऑफ ग्रेविटी एक्सिस्टेंस से समझ में आया। उसने सेब को गिरते हुए देखा और फिर कुछ, हाँ जी हाँ जी, तो न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी को नेचर से समझा और न्यूटन को समझ में आया और उस अपने साथियों को समझा पाया, और अब हम करोड़ों बच्चों को क्लासरूम में समझा पाते हैं। न्यूटन बेशक अब नहीं है, न्यूटन 300 साल पहले थे, लेकिन जो एक आदमी को समझ में आई वो हम सबको तो आदमी का भी एक सही आचरण होता है, एक जीने का सही तरीका होता है। क्या हम इसको भी इस तरीके से, इस आधार से बात कर सकते हैं, इतने सॉलिड तरीके से कि भैया एक आदमी को समझ में आ रही है और हमें भी लगे कि हाँ ये ठीक है, और फिर धीरे से पता चले कि हाँ ये तो सब बड़ों को ठीक लग रही है, सब टीचर्स को ठीक लग रही है, तो हम अगली पीढ़ी को भी क्लासरूम के माध्यम से सही जीना, सही आचरण जो है वो अगली पीढ़ी तक पहुंचा पाए। अदरवाइज क्या होगा, अभी भी देखो, अभी क्या होता है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अगर हम देखें, कुछ लोग अच्छे से जीते हुए दिखते हैं हमको कि नहीं दिखते हैं? कुछ तो दिखते हैं। समस्या क्या है? इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है ना। आज से 100 साल पहले भी कुछ अच्छे लोग थे, आज भी कुछ अच्छे लोग हैं, ठीक है। वो अच्छा आदमी जब तक जन्म और मृत्यु के बीच में इस धरती पर रहता है, अपनी अच्छाई के साथ में जीता है, फिर वो चला जाता है और उसके साथ में उसकी अच्छाई भी चली जाती है। मतलब देखो, मैं काफी बार सोचता हूं कि कोई स्कूल होता है जिसमें HOS भी बहुत अच्छा होता है, कोई विभाग होता है जिसमें IAS भी बहुत अच्छा होता है, कोई मंत्रालय होता है जिसमें कोई मंत्री भी अच्छा होता है। लेकिन काफी बार देखने में यह आता है कि HOS का ट्रांसफर हुआ या रिटायर हो गए, IAS ऑफिसर का ट्रांसफर हुआ या रिटायर हो गए, और मंत्री जी का 5 साल पूरा हुआ या उनको मुख्यमंत्री ने हटा दिया जिस भी तरीके से, तो उस जगह के ऊपर जो अच्छा काम था वो वापस नॉर्मल पे आ जाता है। तो एक्चुअल में जो करने की जरूरत जो थी वो क्या थी कि एक स्कूल में एक बार एक अच्छा HOS आ गया और उसने कुछ साल मेहनत करके उस स्कूल को एक अच्छे स्कूल में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद में ये HOS रहे या ना रहे, स्कूल ऐसा ही रहना चाहिए। इस चीज की आवश्यकता है। अभी जो है ये व्यक्ति निर्भर है। आदमी अच्छा आ गया तो स्कूल अच्छा, विभाग अच्छा, मंत्रालय अच्छा, आदमी ठीक नहीं आया तो पूरा। तो एक आदमी के ऊपर जो डिपेंडेंसी है, इसकी बजाय एक स्कूल में एक अच्छा HOS आ गया तो ऐसा वो कर पाए कि उस स्कूल में अच्छे स्कूल बने रहने की परंपरा बन जाए।
सस्टेनेबल अप्रोच। फिर किसी दूसरे स्कूल में भी कोई अच्छा, जिस स्कूल में कोई रैंडमली एक अच्छा HOS आता रहा, वो स्कूल हमेशा के लिए अच्छा हो गया। तो धीरे से ये होगा कि ये अच्छे स्कूलों की संख्या बढ़ेगी। हमारे साथ में समाज में भी क्या हो रहा है कि ये जो अच्छे मानवों की संख्या बढ़ नहीं रही है, ये हमारी पीड़ा है। सर जो अच्छे होते हैं ना उनको फिर वो कहते हैं तो पागल है। तो ये जो है, ये इसको देखना पड़ेगा। काफी बार जो है वो बेचारा अच्छा आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि मैं वाकई में पागल तो नहीं। तो इसको कह रहे हैं कि वो रेप्लिकेबल हो, उस अच्छेपन को हम शिक्षा में ला पाए। अभी हम उस अच्छेपन को शिक्षा में नहीं ला पाए। वो शिक्षा में कैसे आएगा? वो मानसिकता वाले पार्ट से आएगा। तो ये जो है हमारा इस तरह से था। इसमें सिर्फ यूनिवर्सल वाले पार्ट को जो है वो मैं हल्का सा और खोल दूंगा। इसके 3 जो है डायमेंशंस है। ये व्यक्ति के साथ में ना बदले, समय के साथ में ना बदले, स्थान के साथ में ना बदले। इसको सार्वभौमिक कह रहे हैं। मतलब अगर हम कहें कि मानव के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो बात करेंगे वो मेरे लिए भी सच हो, आपके लिए भी सच हो, धरती पे 800 करोड़ लोग रह रहे हैं, सबके लिए सच हो। 10 साल के बच्चे के लिए भी सच हो, 90 साल के बुजुर्ग के लिए भी सच हो। उसको कह रहे हैं कि ये व्यक्ति के साथ में नहीं बदले, समय के साथ में नहीं बदले। आज भी वो सच्चाई उतनी ही सच है जितनी 2000 साल पहले सच थी, और 2000 साल बाद भी वैसी ही सच रहेगी। उसको सार्वभौमिक कह रहे हैं। और फिर स्थान के साथ में भी ना बदले। इंडिया में भी वैसा ही है, यूएसए में भी वैसा ही होगा, पाकिस्तान में भी वैसा ही होगा। इस तरह के हम आधार जो है ना, इस तरह की सच्चाइयां अपने जीने की, उनको हम ला पाए, उनको हम देख पाए और उनको हम डिस्कस कर पाए। ये जो है इस पूरे शिविर का, ये अच्छाई जो है हमारे को अभी भनक है, हमारे को कुछ आभास है, कुछ अच्छाइयां होती हैं, पूरी स्पष्टता हमारी भी नहीं है। और अच्छाइयों का मल्टीप्लिकेशन का तो हमारे पास में कुछ मॉडल, हम सब अपने अपने तरीके से कोशिशें कर रहे हैं। जैसे भाई जी ने कहा, अभी आप सब भी मोटिवेट करते हैं, लेकिन उन सब कोशिशों करने के बावजूद जो पूरी समाज की दिशा है वो किस तरफ जा रही है ना? ये जो है, ये हमको इससे सर्वेक्षण से ही पता चलता है, ये मीडिया रिपोर्ट से ही पता चलता है, ये आपको जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वही बताती है। भैया ठीक है, मैं तो कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ओवरऑल काम ठीक नहीं हो रहा, ये एक निष्कर्ष के रूप में निकल कर आता है। तो सिर्फ मेरा कोशिश करना जो है वो पर्याप्त नहीं है। उससे मेरे को इत्मीनान हो सकता है, मेरे को संतुष्टि हो सकती है, लेकिन फिर मजा तो तब आता है कि जब पूरा का पूरा ठीक हो जाए। तो क्या ऐसा भी कुछ स्कोप है? इस तरफ हमारा पूरा डिटेल में जो है वो ध्यान जाएगा। तो जितनी हमको शिविर के बारे में फाउंडेशन बनानी थी उतनी हमने बना दी। तो ये शिविर क्यों, शिविर कैसे, ये दोनों के दोनों हमारे अब क्या होना है, अब शिविर होना है। अभी तक ठीक रहा? हम कम से कम एक फाउंडेशन देख पाए कि भाई आप भी 8 दिन लगा रहे हो तो क्यों लगा रहे हो, व्हाट इज दैट वी आर गोइंग टू एड्रेस। तो ये इन सब चीजों की डिटेल में बात होगी, पूरे समाज की होगी, पूरी प्रकृति की होगी, पूरे यूनिवर्स की होगी, फैमिली की भी होगी और अपनी भी। शुरू कहां से होगा? स्वयं से शुरू। दीपा भाभी है क्या? भाभी आ जाइए जरा। तो एक अच्छा जो है मुझे लग रहा है कि सहयोग बना है। बच्चे भी हैं क्या भाभी? पास में ही है? अगर पास में ही है तो बुला लो, दूर चले गए तो रहने दो। आप आइए भाभी। दीपा त्यागी जी हैं। तो ये पति पत्नी के रूप में इन्होंने पूरे संस्थान की जिम्मेदारी जो है वो इस तरह से संभाली हुई है कि शिविर यहाँ पर होते रहें और कुछ चीजें इस धरती पर ठीक हो जाएं। उसके लिए अपने से जो अपना तन मन धन लगा करके जो चीजें जितना योगदान कर सकते हैं, पूरा परिवार जो है उसमें लगा हुआ है। कल तो संजीव त्यागी जी अकेले थे, आज भाभी और बच्चों के साथ में आ गई हैं। भाभी थोड़ा सा शेयरिंग आप भी कर दें हल्का सा।
भैया सभी को नमस्ते। और यहाँ 2015 से स्टार्ट हुए हैं शिविर, और उससे पहले हम रायपुर गए थे, तब हमने मतलब लगा था कि बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मतलब अपनी लाइफ में तो खैर अभी भी नहीं हम उतार पाए, कोशिश ही कर रहे हैं उसी राह पे चलने की। सोम भैया मतलब मेरे जेठ लगते हैं, इनके बड़े भाई हैं, तो मतलब समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। भैया तो इतनी जल्दी मतलब शिविर में भी आ गए हैं, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। तो हम तो अभी कोशिश ही कर रहे हैं, और आप सब लोगों का आभार कि अपना 8 दिन आप लगा रहे हैं। अब आपको पता चलेगा कि मतलब क्या मिलेगा आपको सीखने के लिए। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी बस। आगे हाँ, आओ यश, आओ बेटा बारिश, आ जाओ, आ जाओ। माइक ले लो, नहीं माइक ले लो। हेलो, सभी को नमस्कार। मेरा नाम पारिशा है, एंड जैसे अंकल ने बता दिया होगा, पापा यहाँ पे व्यवस्था देखते हैं, एंड हम लोग दिल्ली से आए हैं। मैंने रिसेंटली अपना DLED कंप्लीट किया है डाइट दिलशाद का। सभी को नमस्कार, मेरा नाम यश है, और लास्ट ईयर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, और अभी मैं पापा के साथ अपना ऑर्गेनिक का काम लेकर हूँ। थैंक यू। तो अभी पूरे शिविर रहोगे या 1-2 दिन के लिए आए हैं? पूरे शिविर। वेरी गुड, आगे बढ़े। सिर्फ 5-7 लोगों ने लिखी है। ये ना हैप्पीनेस करिकुलम का फ्रेमवर्क है। तो हैप्पीनेस की बुक्स जो है वो तो आप सबने ही देख ली होंगी, जो क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक हर साल की एक किताब जो है वो बनी हुई है। उन सारी बुक्स का जो बेसिक फ्रेमवर्क है वो ये है। तो आपके पास में अगर हार्ड कॉपी ना भी हो तो भी एडुडेल की वेबसाइट के ऊपर जो है ना एक हैप्पीनेस का टैब है, वहां से आप उसको डाउनलोड करके कम से कम PDF में तो देख ही सकते हैं। और जैसे कल करमवीर जी कह रहे थे कि कुछ किसी को चाहिए हो, आना जाना हो, तो डाइट दरियागंज से जो है वो आप कलेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसमें जो है ना इसकी थोड़ा सा फिलॉसफी के बारे में और ओवरऑल हर क्लास के बारे में एक संक्षेप में कुछ चीजें रखी हुई है। कम से कम आप लोग HTC है तो एक इसके ऊपर नजर मार लेंगे तो अच्छा भी रहेगा। इसके पेज नंबर 14 पे इस जगह के ऊपर ये जो मैंने पहली लाइन हेडलाइन की है, इसका नाम लिखा हुआ इन्होंने टाइटल का कि भाई हैप्पीनेस करिकुलम में करना क्या है। तो इसका नाम है नोइंग माय नीड्स। तो अब हम करेंगे क्या कि इस एक्टिविटी को जो है ना, इसको नोइंग माय नीड से हम ना अपने आप को समझना चाहते हैं। तो अपने आप को समझने के लिए स्टार्टिंग कैसे करें कि हम सबकी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, हम सबकी कुछ ना कुछ आवश्यकताएं तो है ही। क्या हम जानते हैं कि हमारी आवश्यकताएं क्या है? कुछ भास तो है हमको कि हमारी कुछ आवश्यकताएं हैं, लेकिन क्या हमने क्लियरली कभी इस चीज को देखा है कि हमारी आवश्यकताएं क्या है? एक सेकेंड, तो ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं बेसिकली कि जैसे किसी भी चीज का अध्ययन करना होता है तो उस चीज की के बारे में इर्द गिर्द जो भी उसके टॉपिक्स हैं, उसके जो चीजें हैं, उससे जो है वो उसका अध्ययन करते हैं। तो अब हमें मानव का अध्ययन करना है ना। स्वयं का मतलब हर इंडिविजुअल मानव का। तो इसको जो टॉपिक का नाम दे रहे हैं इसको कह रहे हैं मानव का अध्ययन। और इसके लिए हम शुरुआत किससे कर रहे हैं? मानव की आवश्यकताओं से मानव के अध्ययन तक जाएंगे। मानव की
मानव की आवश्यकताओं को देख के फिर हमारे को मानव का अध्ययन करने में आसानी होगी। तो ये जो है, ये हम लोग अभी अपनी आवश्यकताओं को जो है ना वो हमने देखना शुरू करना है। भाई जी कुछ कहना चाह रहे थे। आपने पूछी कि हमारी आवश्यकता क्या है, उसमें ये सुरक्षा, सम्मान, वो करना है अभी करना है, अभी शुरू नहीं किया है, सिर्फ टाइटल लिखा। तो क्योंकि ये जब शुरू करेंगे तो ऐसे 5 मिनट में जो है ना ये रैप अप नहीं होगा, और फिर उसको जिसे कहते हैं कि बीच में छोड़ना भी जो है वो एक तरह से उसका एक रिदम सा जो बनता है वो टूट सा जाता है। तो सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, अभी हम इस सेशन को अभी क्लोज कर सकते हैं, और इसको बिल्कुल इस पॉइंट से ना कि हमारी आवश्यकताएं क्या है, अपनी आवश्यकताओं से देखते हुए हम अपने को समझने की, और जब अपने को समझेंगे तो अपने से साथ वाले को भी समझ पाएंगे। अभी जो हम लोगों की संबंधों में प्रॉब्लम्स रहती है ना, काफी और भाषा ये बनती है तुम मेरे को समझते नहीं, तुम समझते नहीं हो, और कई बार लगता है कि यार उसको क्या नहीं समझते, अभी तो खुद को ही नहीं समझे हैं, है ना। तो अपने को समझ पाए, जितना क्लियरली अपने को समझ पाते हैं उतना क्लियरली जिनके साथ में जीते हैं उनको भी समझ पाते हैं। तो इस पूरे कंटेंट से मतलब मैं ईमानदारी के साथ में आपके साथ में ऐसा शेयर कर रहा हूं, हमने अपने को वैसा समझा, और आदरणीय नागराज जी ने जो मध्यस्थ दर्शन और जीवन विद्या वाला जो पूरा का पूरा ये अपना एक्सप्लोरेशन है ये मानव जाति के सामने रखा, तो उन्होंने बताया कि मानव ऐसा है। और मेरे को बड़ी हैरानी हुई, मेरा 51 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में जब पहला शिविर हुआ कि मानव कैसा है, और मैं एक मानव हूं, मेरे को अपने बारे में इतनी क्लियरली नहीं पता था जितना आदरणीय नागराज जी को पता है कि तुम ऐसे हो। और क्योंकि वो मेरे बारे में नहीं बता रहा, मानव ऐसा ही होता है, तुम भी एक मानव हो तो तुम ऐसे ही निकलोगे, अपने में जांच के देख लो। ये 800 करोड़ लोग देखें तो भी अपने आप को ऐसा ही पाएंगे, कोई 2000 साल पहले देखता तो भी ऐसा ही पाता, और 2000 साल बाद देखेगा तो भी ऐसा ही, हाँ, है ना। तो कुछ चीजें जो है ना हमारी जिंदगी की, वो क्या है, वो सामयिक सच्चाइयां हैं। सामयिक सच्चाइयां मतलब किसी समय तक जो है ना, हाँ, कोई चीज जो है, कोई चीज हमारे साथ में हाँ रहती है। और फिर कुछ है वो टाइमलेस रियलिटीज है। जो समय के साथ में बदलती नहीं है। तो आजकल का जो कॉर्पोरेट, मैं तो काफी साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी काम किया, मैंने आपको बताया था कि 1984 से 1994 तक मैं इसरो में रहा, 1994 के बाद में मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में शिफ्ट किया। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग थीम रहता है, वो कहते हैं कंटिन्यूअस लर्निंग एंड अनलर्निंग। कंटिन्यूअस लर्निंग एंड क्या मतलब हुआ इसका, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड अनलर्निंग का, कि कुछ चीज सीखो आज, बड़ी मेहनत से सीखो, और ये 10 साल के बाद में ऑब्सोलीट हो जाएगी, ये पुरानी हो जाएगी, इससे नई चीज आ जाएगी, फिर इसको भूल जाना, और फिर पूरी मेहनत के साथ में नई चीज सीखना। तो पुरानी को भूलना, नई को सीखना, फिर इस नई को जब ये पुरानी हो जाए फिर इसको भूलना, फिर कुछ नए सीखना। ये जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफी स्ट्रॉन्ग थीम के रूप में मैंने ऐसा पाया होते हुए, और आप भी आवश्यक भी ठीक बात है ना। लेकिन क्या इस सब में जिंदगी का कोई ऐसा पार्ट भी था जो कि समय के साथ बदलता ही नहीं है, जो कि टाइमलेस है, जो कि जब हम पैदा हुए, जो 50 के दशक में, 60 के दशक में, 70 के दशक में हम में से पैदा हुए, तब भी इतना ही सच था जितना आज है, हजारों साल पहले भी उतना ही सच था, और हजारों साल बाद भी उतना ही सच रहेगा। तो जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि पेरेंट्स जब
बड़े होते हैं तो एक अनुभव संपन्नता की अपेक्षा रहती है ना। उस अनुभव संपन्नता के आधार पर सम्मान जो है वो बनता है। तो जब तक सम्मान जो है ये सामयिक सच्चाइयों के आधार पर रहेगा, तब तक सम्मान के पात्र भी बदलते रहेंगे। लेकिन जो जो व्यक्ति इन टाइमलेस रियलिटीज में पारंगत होता जाता है, वो फिर हमेशा के लिए सम्मान का पात्र बन जाता है। क्योंकि एक बार आपको इन टाइमलेस रियलिटीज का अनुभव हो गया तो आप दूसरों को भी इन टाइमलेस रियलिटीज से अवगत करा सकते हैं। और इन टाइमलेस रियलिटीज की तरफ जब ध्यान जाता है, जैसे कि परिवार में संबंधों में मधुरता से जीना, ये हमारी ही आवश्यकता है। और हम यहाँ पर अगर 100 लोग बैठे हैं तो सिर्फ इन 100 परिवारों की आवश्यकता है या धरती के हर परिवार की आवश्यकता है? और सिर्फ इस समय के परिवारों की आवश्यकता है या हजारों साल पहले जो परिवार थे उनकी भी ये आवश्यकता थी? तो लेकिन इसकी तरफ जो है वो ध्यान नहीं जा रहा। ध्यान किस तरफ जा रहा है? वो स्किल्स वाले पार्ट की तरफ जो है वो स्किल्स वाला सारा का सारा पार्ट जो है ना, वहां पर ये वाली थीम लागू होती है। क्योंकि स्किल्स में डेवलपमेंट्स होती रहेंगी, नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहेंगी। अब जिस तरह का मोबाइल 15 साल पहले यूज करते थे, अब आज वैसा यूज नहीं करते हैं, है ना। क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो अब नया वाला यूज करेंगे, इसमें फीचर्स ज्यादा है, तो अब पुराने वाले को छोड़ेंगे और नया वाला। ठीक, ये टाइमलेस रियलिटीज के साथ में खूबी क्या है? इनको कभी अनलर्न नहीं करना पड़ता। तो सबसे पहले तो इस तरफ ध्यान जाए कि कुछ टाइमलेस रियलिटीज नाम की भी चीज जो है वो हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है। फिर उसका मेरा डे टू डे रूटीन में क्या रहता है? तो पूरा का पूरा हमारा शिविर जो है ये टाइमलेस रियलिटीज के ऊपर जो है ये फोकस्ड रहेगा। इसके ऊपर तो आप सब कर ही रहे हो कि सबके घरों में पैसा आ रहा है, गाड़ियां चल रही हैं, बिजली के बिल दिए जा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। प्रॉब्लम कहां पर है? ये पकड़ में नहीं आया। सर क्या ये एक इटर्नल है कि ये शाश्वत है? तो जब टाइमलेस कह दिया तो टाइमलेस और शाश्वत में क्या डिफरेंस है? मैं पूछ रहा हूँ। तो इसको भी मैं थोड़ा सा एक लिख देता हूं। यहाँ पर जब मैंने एक लिखा था ना तो एक्चुअल में 2 लिखता हूं, तो दूसरा जब कोई बोल देता है तब लिखता हूं। तो जब हम आपस में संवाद करते हैं, है ना, हमने कहा वो मिटाया नहीं है। अच्छा, तो यहां पर लिखा कि ये पूरा का पूरा वर्कशॉप कैसे चलेगा? ये संवाद के माध्यम से चलेगा, एक डायलॉग रहेगा। तो संवाद में क्या यूज होंगे? एक भाषा से ही संवाद होगा। तो मैं भी कुछ बोलूंगा, आप भी कुछ बोलेंगे और इसमें जो है ये संवाद जो है ये चलेगा। हर शब्द का कुछ अर्थ रहता है और एंड में जाके हर शब्द किसी वास्तविकता से जुड़ा हुआ है। तो महत्वपूर्ण क्या है? शब्द से जुड़ी वास्तविकता। शब्द से जुड़ी वास्तविकता, क्योंकि वास्तविकता के बारे में बात करने के लिए शब्द तो चाहिए, लेकिन सिर्फ शब्द से काम नहीं चलता है। जैसे कि हम हिंदी भाषी लोग हैं तो हम इसको हाथ कहते हैं, यूरोप में चले जाएंगे तो इसको हैंड कह देंगे। तो शब्द क्या हुआ? बदल गया। वास्तविकता क्या रही? तो क्या हो रहा है कि अस्तित्व में वास्तविकताएं हैं, उन वास्तविकताओं के बारे में बात करने के लिए भाषा की जरूरत पड़ती है। भाषाएं बहुत सारी हैं, इसलिए शब्द भी बहुत सारे हैं। तो काफी सारी वास्तविकताएं ऐसी हैं जो हमारी शब्दों के माध्यम से वास्तविकता तक हम आसानी से पहुंच जाते हैं, लेकिन काफी सारे हमारे पास में ऐसे शब्द हैं जिसमें कई बार हम ना शब्दों में ही उलझ जाते हैं। तो भैया ने जैसे कहा कि भैया आप यूनिवर्सल बोल रहे थे, अब क्या ये शाश्वत है? अब देखो, मैं जो यूनिवर्सल से समझ रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि यूनिवर्सल से मैं
क्या समझ रहा हूं? अब आप कह रहे हैं कि क्या ये शाश्वत है, तो अब आपको ये बताना होगा कि आप शाश्वत से क्या कहना चाह रहे हैं। क्या शाश्वत यूनिवर्सल का हिंदी शब्द है या शाश्वत से किसी और वास्तविकता की तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं जब यूनिवर्सल कह रहा हूं या इस शिविर के माध्यम से जब भी, तो यूनिवर्सल इसको कह रहे हैं, सार्वभौमिक, जो व्यक्ति के साथ नहीं बदलती, जो समय के साथ नहीं बदलती, जो स्थान के साथ, इसको हमने तो कह दिया यूनिवर्सल। अब आप शाश्वत किसको कह रहे हो? इसके ब्रेक के बाद ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा जो है ना वर्कशॉप चलेगा, हम वास्तविकताओं तक जाएंगे। ठीक है, चलिए 3 बजे मिलेंगे वापस। थैंक यू।